सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, बड़े प्यार के साथ। पहले सुन लो मैं कौन सा सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ, ये काम का कहाँ आने वाला। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अभी मैं जो चीज़ तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ ना, ऐसे तो पूरे यूट्यूब पर है नहीं, ये तो बात तय कर लो, उत्तराखंड में तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में ये बात है। ऐसा भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी बनाने में। समझ में बात है। कल को तुम अगर मेंस भी लिखने पड़ोगे, लिखने चलोगे, तो तभी इसी डेटा का यूज़ कर सको। है प्रीलिम्स के लिए काम का, अपर पीसीएस के लिए भी। उत्तराखंड के अंदर 1 साल तक जितने भी पेपर होंगे, सारा डेटा काम का। समझ की बात है। और मैंने इस तरह डिजाइन कर दिया, अगर तुम्हें मेरी जरूरत भी ना पड़े, और ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम वहाँ अपडेट करते चले जाओ। इसके अंदर 20 पेज है। उत्तराखंड, भारत का सारा एग्रीकल्चर सेक्शन वाला समाप्त कर दिया गया, और उत्तराखंड का सारा एग्रीकल्चर का सेक्शन समाप्त कर दिया गया। और दूसरा ये भी है, जो यूथ कंपटीशन की बुक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, उसके सारे क्वेश्चन उठाकर लगाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने का। सारे क्वेश्चन लगा लोगे, उसके जाकर घर जाकर लगाओ, धड़ा धड़ 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 करोगे बस। ठीक, अभी मैं यहाँ तुम्हें क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा भारत वाला सेक्शन की कि एग्रीकल्चर। और दूसरा क्या है, तुम्हारी समझ भी डेवलप होगी अलग स्तर पर। अगर मान लो अगर किसी बच्चे का वीडियो का पटवारी का भी पेपर है ना, तो इसी डेटा का यूज़ कर सको। सारा का सारा यही A to Z वही टिक मारेगा सिर्फ पेपर में जाकर। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला पूरा का पूरा, ये सारा का सारा फिल्म्स के लिहाज से ही है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से टपक जा, ऐसा नहीं है। पहले ही बता रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत करके तमीज़ से। ठीक है, डेढ़ दिन लगा मुझे इसके अंदर डेटा निकालने के लिए। और क्या क्या अपडेट कर लिया मैंने, इकोनॉमिक सर्वे उत्तराखंड का भी अपडेट कर दिया और भारत का भी अपडेट कर दिया। तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ बजट भी अपडेट कर दिया कि बजट के अंदर एग्रीकल्चर का कौन कौन सा सेक्शन डाला गया, सरकार कहाँ काम कर रही, वर्तमान समय में कौन सी स्कीम के अंदर सरकार ने कौन सा पैसा डाला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो, समझ में बात है। और उससे रिलेटेड उसका बैकग्राउंड भी उठाकर डाल दिया गया, और वहाँ इमेज भी लगाई गई। इसमें 20 पेज के आसपास है इसके अंदर। समझ में आई बात है। और तुम्हें पता, सच में पता लगेगा कि सच में मेहनत क्या हो। ठीक है, कम से कम 3-3 4-4 किताबों का डेटा आंख वहीं गड़ा कर तमीज से 2-2 3-3 बजे तक जाकर तब जाकर डेटा यूज़ कर डाल लगाया इसके अंदर। सही बात है, जिसकी रिलेवेंसी कम से कम 1-2 साल, मुझे नहीं पता बच्चे इस वीडियो इस क्लास को कब तक देखेंगे, जब तक भी देखेंगे तब तक ये डेटा काम आने वाला है। समझ नहीं बात है, ऐसा है नहीं, बस इतनी बात जान लो अच्छी तरह। अब हम बात करते एक एक चीज़ पर बात करते तमीज़ से। पहले मैं भारत के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर भारत से संबंधित जितनी भी इसकी माती चली जाएगी A to Z, हर लाइन मेरी क्वेश्चन होगी। और ये नहीं है कि मेंस का तो दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है इसका। हाँ, इन फैक्ट का तुम मेंस के अंदर इस्तेमाल कर सको, वो तब बताऊंगा जब मेंस लिखने जाओगे तुम। समझ बात है भाई, निकल लो चलो, 20 पेज का नोट था तुम्हारे पास हो, और तब तुम्हारा उत्तर दूसरों की अपेक्षा अच्छा दिखाई देगा। समझ में आई बात है। अब आ जाओ समय, और ये भी पता लगा तुम हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं अभी। ठीक, पता लग रहा है सीधा टिक मारते चलेगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो कुछ नहीं है ना। ध्यान से, पहले नंबर पर पहले ही क्वेश्चन हमारे पास, एग्रीकल्चर एक अलग ही सेक्टर है। एग्रीकल्चर, हमारा कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी इकोनॉमी हो, उसके 3 सेक्टर हो। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो, एक तो प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र हमारे पास। अभी वर्तमान समय का जो जीडीपी है भारत सरकार जितना भी पैसा कमाती है, जितना भी पैसा कमाया भारत सरकार ने, उसमें प्राइमरी सेक्टर का योगदान बहुत कम है। मान लेते हैं भारत सरकार का जो बजट है 50 लाख करोड़ रुपए का, तो 50 लाख करोड़ रुपए में कितने पैसे सरकार के पास एग्रीकल्चर सेक्टर था है? आंसर है बहुत कम। आओ, मैंने भारत सरकार का जीडीपी 50 लाख करोड़ रुपए ना मानते हुए आसान शब्दों में उसे 100 रुपये मान लिया। ठीक, अब 100 रुपये मान लिया, तो 100 रुपये में से ये समझ लो एग्रीकल्चर सेक्टर का ये जो योगदान है 18-19% के आसपास है। केवल 18-19%, यानी भारत सरकार ने 100 रुपये कमाए ना, 100 रुपये में से 18 रुपये एग्रीकल्चर सेक्टर ने कमा कर दिए। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ये भारत सरकार के लिए इनकम का बहुत बड़ा स्रोत नहीं रहा। इसलिए भारत सरकार ने किसानों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। वर्तमान समय का जो भारत सरकार का जीडीपी है, भारत सरकार का जो इनकम, नेशनल इनकम है, उसके अंदर इसका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। ये 18 या 19% के आसपास ग्रोथ कर रहा है। सही बात है। जो द्वितीयक क्षेत्र भारत के जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का भी इतना बड़ा योगदान नहीं, वो 28-30 के आसपास ग्रोथ कर रहा है। टर्सरी सेक्टर हमारे यहाँ बूम कर चुका है, बूस्ट कर चुका हमारे यहाँ। टर्सरी मतलब तृतीयक क्षेत्र, जो जिसे तृतीयक क्षेत्र हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, सही बात है, जितनी भी सर्विसेज सेवाएं आती है हमारे पास, वो टर्सरी सेक्टर में आती है। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। वो बूम कर रहा है, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा है, इसलिए सरकार उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही। जियो, समझ की बात है, एयरटेल, आइडिया, वोडा, सॉफ्टवेयर, सब चीज़ें जो सर्विस, तमाम प्रकार की जितनी भी सर्विसेज सेवाएं हैं, वे सरकार को ज़्यादा पैसा कमा कर दे रही, इसीलिए सरकार का पूरा फोकस उसी तरफ चला जाता है। समझ नहीं बात है। लेकिन क्या हुआ, किसी भी देश के अंदर ना, अगर इकोनॉमी को ग्रोथ करना, अच्छे लेवल पर ग्रोथ करना, जाकर सच में ग्रोथ करना, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। हमें समझ में ये बात है। द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र पहले बूम करना चाहिए। अरे एक बात बताओ, जिस देश को तुम कृषि प्रधान देश कहते हो,
जिस देश को तुम चिल्ला चिल्ला कर कृषि प्रधान देश कहते हो, उस देश के अंदर एक बात बताओ, जब किसान ही भूख, किसान खेत के अंदर अनाज ही पैदा नहीं करने का, तो तुम क्या अपेक्षा करते हो? क्या कर लोगे तुम? सेकेंडरी सेक्टर वाले क्या करोगे तुम? एसी में बैठ के बताओ क्या बनाओगे तुम वहाँ से? सबसे पहली बात तो खाना पड़ेगा ना, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। फिर टर्सरी सेक्टर में जाओगे, तृतीयक क्षेत्र के अंदर जाओगे, बस कंप्यूटर चलाने के लिए पहले पेट में अंदर जाना जरूरी नहीं है। और किसी भी देश के अंदर ना, अगर तुम अर्थव्यवस्था का सही विकास देखोगे, करो पहला प्राथमिक क्षेत्र बूम करना चाहिए, फिर द्वितीयक क्षेत्र, फिर तृतीयक क्षेत्र। हमारे यहाँ क्या समस्या हुई, प्राथमिक क्षेत्र तो बूम कर चुका था अच्छी तरह, फल फूलना स्टार्ट हो चुका था 1991 तक, पहले अच्छी ग्रोथ भी हुई थी। द्वितीयक क्षेत्र हमारे यहाँ बूम नहीं कर पाया और हम सीधा टर्सरी सेक्टर में चले गए। इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। और यहाँ जब इसे पास करके हम इसमें चले गए ना, इस क्षेत्र के अंदर काम नहीं हुआ, इसलिए भारत के अंदर एक नई प्रकार की समस्या देखी जा रही है, जिसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। और जॉबलेस ग्रोथ तो हो रही देश के अंदर, जॉबलेस ग्रोथ होगा। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ऐसी रोजगार विहीन समृद्धि जिसे कहते हैं। समझ बात है, रोजगार वृद्धि हो रही, रोजगार नहीं है हमारे पास। इसे क्यों? क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर किसी देश के अंदर बेरोजगारी को समाप्त करना, तो द्वितीयक क्षेत्र पर ध्यान देना जरूरी, कंपनी लगनी बहुत जरूरी, औद्योगिकरण वहाँ का होना जरूरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना वहाँ का बहुत जरूरी। अगर वहाँ का विनिर्माण सेक्टर, हमारे यहाँ सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा जो रोजगार देता है? कपड़ा क्षेत्र, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं। सही बात है, ये पेपर में सवाल पूछा जा सके, भारत के अंदर रोजगार सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा सेक्टर दे रहा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा क्षेत्र, कपड़ा जहाँ कपड़े बनाए ना, वहाँ सबसे ज़्यादा बुनकर, बहुत सारे बुनकर काम करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार देता हो। समझ एक बात क्या? चलो पेपर में सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं। अब एक सवाल तुमने सीधा डायरेक्ट पूछा, तुमसे एक बात बताओ मुझे, विश्व का, सुन लो ध्यान लगाएगा, वर्ल्ड में अधिकांश कार्य होता है, सुन लो एक बात बताओ, ये हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आ गया? तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ आगा प्राथमिक क्षेत्र में। एग्रीकल्चर सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। समझ बात है, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। सारी फैक्चुअल बात करूंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है? कंसेप्ट वाकी तो बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी जोड़ता चलता हूँ मैं। अगर तुमसे पूछता हूँ मैं सबसे ज़्यादा ये बात बताओ, कृषियाँ हो, जो एग्रीकल्चर हो, फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा हो? मैदान में। ध्यान तो पर्सन है हो, पेपर मैदान में पैदा होगी। सही बात है, या फिर पठार पर पैदा होगी, या फिर जलोढ़ मृदा के मैदान में पैदा होगी। ध्यान तो सुन लेना, या फिर नदी घाटियों में पैदा होगी। तो तुम्हारा अंत नदी घाटियों में। सही बात है, अंतर होगा नदी घाटियों में। जो हमारी रिवर हो ना, उसकी जो वैली हो, उसके आसपास का जो क्षेत्र हो, जिस मिट्टी के अंदर नमी हो, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप्स हो, फसल हो, वहाँ पैदा होगी हमारे पास। सही बात है, सबसे ज़्यादा फार्मिंग वहाँ होगी, सबसे ज़्यादा कृषि वहाँ होगी। याद रहेगी बात है, सबसे ज़्यादा फार्मिंग यानी कृषि वहाँ होगी। याद रहेगी बात है, ठीक। उसके बाद एक सवाल तुमसे पूछा जाएगा उठा के, चलो बताओ उत्तराखंड के ऊपर ये भारत का नक्शा, ऐसा करके भारत का नक्शा मान लिया पूरा का पूरा। एक तो हमारे पास पंजाबी मान लिया होगा, नॉर्थ ईस्ट वाला होगा हमारे पास। नॉर्थ ईस्ट का मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारे पास, ये हमारे पास ये बिहार वाला इलाका होगा पूरा का पूरा, सिंधु वाला होगा हमारे पास। तो तुमसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, ये बात बताओ कि इनमें कौन से क्षेत्र के अंदर, जो पहाड़ी क्षेत्र पर, हिमालय के आसपास का क्षेत्र, और वो कौन से एरिया में सबसे अच्छी खेती हो? तो तुम्हारा आंसर होगा उत्तराखंड के अंदर नहीं ना, सबसे अच्छी खेती हो कश्मीर घाटी के अंदर। कश्मीर घाटी के अंदर सबसे अच्छी खेती हो पूरे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। अगर सबसे ज़्यादा अच्छी खेती हो रही तो कश्मीर घाटी के अंदर हो रही। याद रहेगी बात, क्यों लिखा मैंने पेपर में, परेशान हो, चेक कर लीजिए जाके। प्राथमिक क्षेत्र की जब आप बात करते हैं तो मेनली आप किसकी बात करते हैं? तो कृषि सेक्टर की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। कृषि क्षेत्र का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है? 18 से लेकर 19%। द्वितीयक क्षेत्र का सेकेंडरी सेक्टर जिसे कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र जिसे कहते हैं, जहाँ कोई चीज़ें बनाई जाती है, उस क्षेत्र की कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र हमारे पास। ये तो द्वितीयक क्षेत्र जिसे कहते हैं, उसका कितना योगदान है? हमारे पास 28 से लेकर 30% के आसपास। इसका कितना? 53% के आसपास, 53-54% के आसपास इसका योगदान है टर्सरी सेक्टर का। टर्सरी सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवाएं हमेशा दिखाई नहीं देती। सही बात है, वस्तु दिखाई देती है, सेवाएं कभी दिखाई नहीं देती। समझ में आती है? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, ठीक है बात। तो कल को काम यहाँ बजाओगे, कल को तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद लोग ढोल धमाके पूरी चारों तरफ से लेकर आगे। समझ की बात है, लड़की ने फाड़ का कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। समझ की बात है। और सेवा किसकी थी? सेवा मेरी थी, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं आता। सही बात है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं आता। तो इससे सेवा किसी को दिखाई दिया ना? लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में। इस लड़की ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, मुखड़ा कर दिया। नहीं, कुछ नहीं करा इस लड़की ने, झूठ बोल लिया। एक सवाल ये भी पूछा हुआ ताकि तुम्हें पता होना चाहिए, 54.6% लोग कृषि में कार्यरत है। सही बात है, 55% के आसपास लोग कृषि में काम कर रहे हैं अभी। अब सोच लो, इतने सारे लोगों की कृषि में जरूरत नहीं है। कुछ तो ऐसे साइकिल उठा के जाएंगे और चक्कर मार कर 4-5 चक्कर वहीं बैठेंगे और कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेके जाएंगे वहीं खेत का चक्कर, फिर उसका भाई जाएगा उसके बाद। इतने बड़े बेरोजगार। सही बात है, इतने लोगों की कृषि में जरूरत नहीं है। सही बात है। अमेरिका क्यों बूम कर चुका है? क्योंकि वहाँ कृषि के अंदर बहुत कम लोग काम करते हैं।
और यहाँ से हमारे कृषि में समस्या क्या है, हमारे यहाँ जो लघु किसान सीमांत किसान पाए जाए, छोटे छोटे जमीनों के टुकड़े हो चुके हैं हमारे यहाँ, चकबंदी बहुत कम हो हमारे यहाँ। चकबंदी जब हम करते हैं ना तो छोटे छोटे खेत को बड़ा खेत बना देते हैं मिलाकर, यह दिक्कत हमारे यहाँ से। समझ की बात है, चकबंदी नहीं होती, जब चकबंदी तो उसका विरोध हो हमारे यहाँ से पर्याप्त मात्रा में। लेकिन बड़े खेत बनने चाहिए। कृषि क्षेत्र में अगर ग्रोथ कुछ 3.5% के आसपास ग्रोथ हो रही। पिछली बार अगर हमने 100 बोरी पैदा करी थी, इस बार 103 बोरी पैदा करी। इतना कम टोटल एग्रीकल्चर में जितना भी हो रहा है। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी चीज़ है वो। जो बोरी वाला तो मैं एक महज उदाहरण देता हूँ, तो ये कम ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ नहीं है। अगर तुम भूल भी जाओ तो डेटा लगभग 4% के आसपास अगर लिखना यूज़ करना पड़ जाए तुम कभी भी। समझ में आएगी बात है। अगर तुमसे पूछो, जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ तुम, अब सरकार इतनी सीरियस हुई 2004 में आकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग भी बना दिया, नेशनल फार्मिंग कमीशन। फिर भी घंटा भी कुछ नहीं हुआ, फिर सरकार बदल गया आगे जाकर 2004 में। सही बात है। 5 में फिर उसकी मनमोहन सिंह की सरकार आ गई। राष्ट्रीय किसान आयोग भी 2004 में बनाकर रखा। पेपर में सवाल पूछा हुआ, नेशनल फार्मर कमीशन हमने कब बनाया, फार्मर कमीशन 2004 में बना रखा, पक्का पूछा होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। याद रहेगी बात, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, समझ आई बात है। अब धीरे 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 आगे बढ़ते हैं कहानी में। अध्यक्ष कौन थे इसके? सोमपाल। सोमपाल, शीशपाल नहीं, सोमपाल है। सही बात है। चलो अभी भारत हमारे पास, भारत में कृषि वर्ष कब तक बनाया जा, भारत में कृषि वर्ष भी हो, जिस तरह आपका वित्तीय वर्ष हो आरबीआई का। सही बात है। हमारे पास ये बजट वाला भी वित्तीय वर्ष हमारे पास ये, तो इस तरह हमारे पास ये कृषि का वर्ष भी हो। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक पेपर में भी सवाल पूछा हुआ कि बताओ भारत में कृषि वर्ष कब तक बनाया जाए। 1 जुलाई तक शुरू होगा, 30 जून पर समाप्त हो जाएगा। पता लग गया। हमारे पास यहाँ नेशनल फार्मर कमीशन कब बनाएगा आयोग, सरकार इतनी सीरियस है, किसी चीज़ को लेकर आयोग तैयार कर दे रही जी। हमारे पास नेशनल फार्मर कमीशन है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो कृषि वर्ष पता लग चुका हमारे पास, कृषि वर्ष कब बनाया जाए। चलो ये हमारे पास कृषि वर्ष मतलब एग्रीकल्चर ईयर बनाया जाए पूरा का पूरा, 1 साल तक लेके अंत तक का पूरा। इतनी सीरियस भारत के जीडीपी में जी। अब देखो ध्यान से सुनना, भारत के जीडीपी का 0.3% हम एग्रीकल्चर रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं। केवल 0.3%, 1% भी हम रिसर्च पर खर्च नहीं कर रहे। जब रिसर्च पर नहीं खर्च कर दोगे तो कहाँ तक फिर एग्रीकल्चर बूम कर जाएगा हमारे पास, कैसे किसानों का भला होगा। तो कहाँ साइंटिस्टों को पैसा दे रहे, उनकी तनख्वाह तक नहीं आती बिल्कुल भी। क्या रिसर्च कर लगाओ साइंटिस्ट को। मैं कल को एग्रीकल्चर पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दूँ, कितने पैसे दिए मुझे सरकार ने, घंटा में क्यों करूँ ऐसी रिसर्च। सही बात है। भारत के जीडीपी का शोध कार्यों पे कितना खर्च हो रहा है, 0.3%। अमेरिका 4% खर्च कर रहा है। भारत को मैं चाह रहा हूँ 5% करना चाहिए। समझ आई बात है। क्यों लिखा मैंने आंकड़ा, आगे काम आएगा पक्का 100%। भारत अपने जीडीपी का 1% भी रिसर्च पर खत्म खर्च नहीं करता। एग्रीकल्चर के अंदर जो रिसर्च होती है, अनुसंधान होता है, समझ बात है, अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा, उस पर 1% भी खर्च नहीं कर पा रहे। क्या फार्मर कैसे तैसे कर पाएगा अपनी, समझ आई बात है। और करना चाहिए कितना, सजेशन ज्ञान तो दे देगे तुम, सरकार को 5% खर्च करना चाहिए शोध कार्यों पर, कृषि के शोध कार्यों पर। किस पर आवे ना, एग्रीकल्चर रिसर्च पर कितना खर्च करना चाहिए, 5%। चलो ये भी सही है। ये सारा डेटा बहुत काम का, एक भी क्वेश्चन नहीं बचाने का, ध्यान से सुनना चाहिए। तो यदि सिंचित क्षेत्र, सुन लो, अगर तुम इरिगेशन की बात करोगे, इरिगेशन की बात कर लो, ये भी समझ लो। इरिगेशन की बात करते हैं, बात इरिगेशन क्या हो, सिंचाई करना। समझिए बात है। 12 देखा तुमने, 12 ट्यूबवेल, नलकूप, सही बात है। जैसे पानी निकला उसके अंदर था, नाली बनाई, आराम से चलेगा, मोटरी वहाँ बैठ कर पानी पी रही। सही बात है। खेत डोल पर बैठ कर पानी नहीं पीते क्या, तो नाली जा रही पूरी की पूरी, खेत पानी भर दिया पूरा का पूरा। सही बात है। काजल वहाँ फावड़ा लेकर लगी हुई पूरा कैरी बनाने में घूमते, सिंचित क्षेत्र वो ये सिंचित क्षेत्र जहाँ, हाँ इसका मतलब वहाँ वर्षा नहीं होती लेकिन फिर भी हम पानी का प्रबंधन कर ले। वर्षा नहीं होती फिर भी पानी का प्रबंधन कर ले मुझे, वो सिंचित क्षेत्र क्या वो। सही बात है। भारत के अंदर अधिकांश क्षेत्र ऐसा आज भी जो वर्षा पर निर्भर है, और ये सबसे बड़ी समस्या। सही बात है। बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं तो घंटा फसल नहीं होती। समझ में ये बात है। सर्वाधिक ये कहाँ से सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र, पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर हमने 12 भी खाली करके मार दी है। कुछ दिनों बाद जो वहाँ का ग्राउंड वाटर है ना, मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार कर रही थी, उसको उन्होंने अपनी रिपोर्ट करी थी 2016 में पेश, और उन्होंने कहा था CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय भूजल आयोग। सही बात किया। उसने कहा था कि भारत ने न हरियाणा और पंजाब के जो 12 कुछ सालों बाद सूख जाएंगे, पानी नहीं आने का उनका। इतना है, हमने गन्ना, धान, गेहूँ, सही बात है, ये सब चीज़ें पैदा करी जिसे हाई मात्रा में जो क्या चाहिए हमारे पास, ये पानी चाहिए। और यही समस्या सबसे बड़ी। पंजाब के अंदर सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ से, पंजाब में। सवाल पूछेगा पंजाब के अंदर सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र कहाँ से, आसाम, पत्थरी, वहाँ और कुछ नहीं, आए दिन भूकंप आता है वहाँ से। मिजोरम पर टेक मारना। सही बात है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला प्रतिशत में पूछो तो हमारे पास देखो
सिंचित क्षेत्र के आधार सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कहाँ थी? पंजाब में प्रतिशत के रूप में, वैसे भी पंजाब में ही, वैसे ही पंजाब में ही प्रतिशत के रूप में। सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र पूछे प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम हमारे पास। क्या नाम है? मिजोरम हमारे पास। अगर सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य पूछे तो आसाम है। क्या है? आसाम। परसेंटेज में वो हमारे पास। इसे हटाओ, पॉइंट की बात पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा लिख रखा है। इतने लोग काम कर रहे कृषि क्षेत्र में, डेटा देश की कुल लेबर फोर्स का, देश का जो कुल कार्य बल है देश में, मान लो जितने भी आदमी, 100 आदमी मान लिए, 48 लोग कृषि में काम कर रहे हैं, लगभग 50% के आसपास। इतने की जरूरत नहीं है। जब तक ये लोग खुद कंपनी वाले क्षेत्र बन जाने के, तब तक हमारे देश कभी बेरोजगारी खत्म नहीं होने की। क्योंकि ये अपने आप को मान के चला गया अभी बेरोजगार में, यही तो परछन बेरोजगारी। सही बात है, इसे तो बोलते डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं। जब तक ये इतने सारे लोग काम कर रहे हैं 48.9% के आसपास, तो याद ना रहा तो लगभग 50%। इतने लोगों की कृषि में जरूरत क्या है? अमेरिका में 4-5% लोग काम करो केवल कृषि में। सही बात है, देख मोटरी के यहाँ खेत में गेहूँ खोदेंगे, जैसे गेहूँ कटने स्टार्ट हो गए ना, पूरा परिवार टप भर जाएगा इनका पूरा का पूरा। सही बात है, सब A to Z। इन्हें पता 2 जने में गेहूँ काट सका, लेकिन पूरा टप भर जाएगा। देश का देख लो, देश का 55% कृषि क्षेत्र, 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। हेलो, देश के अंदर 100 खेत है ना, 100 इस बात का विचार कर रहे हैं बारिश होगी तो फसल होगी। 55 खेत, समझ गए? 55% लोग कृषि पर निर्भर है। वर्षा जो किसान है उस पर निर्भर है, वर्षा पर। बारिश होगी तो इससे बड़ी दुर्गति क्या ही होगी हमारे देश की। सिंचित क्षेत्र इतना कम है हमारे पास। पेपर में पूछे सारे डेटा है। अच्छा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सुन लो। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या सुन, तो उसके लिए जरूरी हमारे पास सिंचाई होनी चाहिए। ये सवाल पेपर जब पक्का पूछेगा कि भारत के अंदर सबसे जो सिंचाई हो रही वह नलकूप से हो रही, नहर से हो रही, कुओं से हो रही। आंसर नलकूप से हो रही। और नलकूप तभी सकता है सिंचाई कहाँ हो रही? यूपी में हो रही। पेपर में पूछेगा यार, तो याद रखना। फिर दूसरे नंबर पर क्या है? नहर। बहुत सारी हमने काट कर, नदियों में तो काट कर एक पूरा पक्की नहर बना ली सिंचाई के लिए। फिर कुआं से हो रही, कुआं से। कुआं खेड़े वाली ना, कुआं। भारत में मिट्टी का अगर तुमसे पूछो भारत की मिट्टी के अंदर किस चीज की, कौन सी चीज की अधिकता भारत के अंदर? ये ICAR हमारे पास, ये 1929 में बना था, 11 जुलाई 1929 में। ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या काम है उसका? पहले भी पढ़ा है मैंने। ये गुणवत्ता मिट्टी की जांच करता और मिट्टी के बारे में बताता। और सीड्स हो ना, जो हमारे बीज हो खेतों के अंदर डालते हैं, कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसा, खेत के अंदर डाल, कौन से वाला बीज डालोगे तुम, उसका सबका ये काम हो हमारे पास। ये 1929 में अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी संस्था एक प्रकार की, ICAR। इसने बता रखा भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जा, 8 प्रकार की। और जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हो, जलोढ़ मृदा जो हमारे पास हो ना, वह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हो भारत के अंदर, सर्वाधिक मात्रा में वही पाई जा। समझ बात? यह बी, बोरान, जिंक, कॉपर और फेरस भारत की मिट्टी के अंदर पाए जाए। ये तत्व जो भारत की मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, बोरान, जिंक, कॉपर और फेरस। और जितनी मिट्टी है ना भारत के अंदर, सबके अंदर NPK की कमी पाई जा। भारत की जितनी मिट्टी है सबके अंदर NPK की कमी पाई जा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। याद रखना, भारत की अंदर जितनी मिट्टी हो ना, 8 प्रकार की मिट्टी, NPK की कमी पाई जाएगी। इसीलिए हम उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए पता क्या करो, उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उसके अंदर खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर, उर्वरक, खाद एक ही मतलब हो। समझ नहीं बात है? ठीक। केचुए का नाम सुना है? किसान का मित्र कहलाता हो वो ना। मिट्टी के अंदर जब केचुए होंगे, केचुओं की खेती भी चली जाए यूपी के अंदर। केचुए जब मिट्टी के अंदर जाएंगे ना, जैसे मिट्टी, ये केचुआ, इसे केचुआ मान लो, ये मिट्टी के अंदर एंट्री करके ऐसा करके मिट्टी को ऊपर उठा देगा, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, और दूसरा पानी की पर्याप्त मात्रा में ऊपर जाएगी। इसलिए केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता। मैंने क्यों बताई बात? जो मैं बात बोल के बता रहा है, पेपर में सवाल पूछ रखे हैं, जो बीच में बता रहा ना, लाइन आई पेपर में सवाल पूछ रखा, कौन सा किसान का मित्र, कौन सा किसान का मित्र, या उसको मिंडक पर मारेगा 3 सवाल पे। ठीक, समझना की बात है, अगर ना बताता तो। और ये इस मामले में तो सवाल के ऐसे सवाल तो पेपर में पक्का धड़ बरसेंगे। ये चीजें कहां से अपडेट करनी हो, कल को मैं रहूं या ना रहूं, तुम अपडेट कहां से करोगे? इकोनॉमिक सर्वे से। ये 2024 का डेटा, लगभग 2024 का इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्या हो? आर्थिक सर्वेक्षण, पिछले 1 साल का सारा डेटा हो, सरकार उसके अंदर सब कुछ बता हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चल रहा हाल चाल,
इस मामले में हम प्रथम आ चुके, इस मामले में सेकंड नंबर पर आ चुके हम, ऐसी ऐसी चीजें हम पैदा कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट तक दिन पहले ये पेश करा जा, उससे डेटा निकाल कर लिखा गया। लूसेंट का डेटा नहीं यूज करना, मैं पता लग चुका है ये सब चीजें डेटा बदलता रहे वो, और ये फ्लक्चुएट कर रहे डेटा, जो डेटा फ्लक्चुएट करता हो, कल को मैं रहूं या ना रहूं तो नेट से निकाल लेना डेटा। जैसे तुम पढ़ रहे हो 26 में तो 25 वाला डेटा निकाल लोगे तुम, तो 27 से पढ़ोगे तो उसके बाद 26 वाला डेटा निकाल लोगे तुम, इससे पहले तुम्हारी सबकी नौकरी लग जाएगी। किसी की नहीं लगी तो फिर वो 1 साल पीछे का डेटा निकाल लेगा, गूगल से सर्च करेगा, गूगल पर टाइप करके एक चीज सर्च करेगा। अभी देखो इकोनॉमिक सर्वे से डेटा निकाल कर लेगा, पेपर में पूछेगा पहले नंबर पर। सबसे पहली खास बात हमारे पास, जब तुम्हारे यहाँ हरित क्रांति हुई थी 70 के दशक में हरित क्रांति हुई थी 1966 में, तब तो हमने कभी पीछे मुड़कर देखा, पहले नंबर पर गेहूं पैदा करा। 1980 तक आते आते ये भी बता दिया पूरी दुनिया को, चावल के मामले में पहले नंबर पर आ चुके। सही बात है, दुनिया में तो आई नहीं लेकिन दूसरे नंबर पर है, ये बात तय कर दिया हमने, दूसरों के सामने हम हाथ फैलाने नहीं पड़ा बिल्कुल भी। और आज देखो चावल के मामले में ना चीन के बाद हमारा ही नंबर है, चीन के बाद जो समझो, चीन प्रथम स्थान पर, दूसरे नंबर पर हम चावल, दूसरे नंबर पर गेहूं के मामले में हम। कारण क्या? हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन भला हो 2023 में गए, भारत रत्न लेकर गए, हरित क्रांति लेकर आए, हरित क्रांति का जनक माना जा MS स्वामीनाथन। सही बात है, ठीक। चलो ये चावल हो गए। चावल सबसे ज्यादा राज्य पूछा तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की धरती, सबसे ज्यादा चावल पैदा, सबसे ज्यादा गेहूं पैदा कर रही, सबसे ज्यादा चावल पैदा कर रही पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। नया डेटा अगले साल तुम पढ़ोगे, अगले साल जब यहाँ पढ़ रहे होंगे, इस क्लास को देख रहे होंगे, अपडेट करना पड़ेगा। देखना अगर राज्य के पीछे से रखते रहा, कभी कभी यूपी भाग जा। सही बात, कभी यूपी वाला ज्यादा प्रोडक्शन हो जा, कभी इसका हो जा, तो ये डेटा फ्लक्चुएट करने वाला इस साल का 1 साल तक काम करेगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये वाला डेटा। समझ में आई बात है? चलो गेहूँ हो गए। गेहूँ सबसे ज्यादा कहाँ पैदा हो रहा है? यूपी में। अच्छा, उसके बाद वैश्विक स्तर पर कहाँ गेहूँ पैदा हो रहा है? चीन में। चावल कहाँ पैदा हो रहा है? चीन में। पूरी दुनिया को थाईलैंड के बाद हम पहले नंबर पर आ चुके। थाईलैंड के बाद 2022-23 के डेटा बता रहा हूं मुझे, थाईलैंड के बाद पूरी दुनिया को बासमती चावल हम खिला रहे। पूरी दुनिया में जितना भी चावल भागा फिर रहा है ना, हमारा बासमती चावल भागा फिर रहा सारे में। इतना मोटा मोटा चावल हो, सही बात, बड़ा बड़ा चावल, इतना 1 सेंटीमीटर के आसपास का आकार है उसका। 2 चीज तो तुम्हें समझ में आ चुकी चावल के मामले में। शहर के लोग बोलते चावल, जैसे हम गांव में आ जाएंगे ना तो हम कहेंगे चावल, तो ट ठ ड अणा का इस्तेमाल बढ़िया करके गाँव के अंदर। गेहूं भी हो। मक्का कर्नाटक। यस मक्का कर्नाटक ही वो राज्य जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में FDI आ रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर का निवेशक कर्नाटक में आकर रहा सीधा। बाजरा क्या है? माजरा राजस्थान, बाजरा राजस्थान। कपास, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पक्का पूछेगा। कपास के लिए काली मिट्टी में प्रयुक्त, काली मिट्टी चाहिए, रेगुर मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहते हैं, कछारी। सही बात है, तो गुजरात में पैदा हो रहा है। उसके बाद बाजरा राजस्थान में पैदा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है? विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। पेपर में सवाल पूछेगा तुमसे, बताओ सबसे ज्यादा चीनी कहाँ पैदा हो रही? क्यूबा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। धान का कटोरा किसे कहते हैं? अरे भारत में बताओ, उड़ीसा कहते हैं धान का कटोरा। महानदी घाटी के अंदर सबसे ज्यादा चावल पैदा हो, धान पैदा हो, भूल तो जाने गए। सबसे ज्यादा तिलहन पैदा हो, तिलहन की फसलें सबसे ज्यादा पैदा हो रही कहाँ से? राजस्थान के अंदर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया? कुछ मिलेगा साथ खाने पीने का? हाँ कुछ भी हो ले। कोई प्रॉब्लम? नारियल सबसे ज्यादा कर्नाटक में, सबसे ज्यादा नारियल देख लो, नारियल मनवा नहीं तो मारते हैं फेंक कर, सुन लो नारियल। अच्छा नारियल का भारत उत्तर भारत में बहुत प्रचलन नारियल का। अरे उत्तर भारत में जब भी कोई शुभ काम हो नारियल फेंक लो, नहीं नारियल फोड़ दो, समझ बात किया। कल को मुटरी का नंबर है, काजल के सिर पर नारियल फोड़ दिया इसका सिर फोड़ दिया आजकल भारत का जो कपास उसके अंदर ये वाला रोग आ चुका। भारत का कपास पिंक वॉलवर्म ये संक्रमण इसके अंदर ये वायरस आ चुका पूरा का पूरा आज के कपास के अंदर। सबसे बड़ी समस्या इसलिए कहता क्या कर रहे, कारण इसका ये भी है, लोग चुप चुप को बीज लेके आ रहे। और जो कपास हो ना वो पता कहाँ पे पैदा हो, वो एक बीज के रूप में पैदा हो। कभी सोचो इस पर शाखाओं में लगता होगा, लता निकलती है, रुई रुई निकल जाती होगी। ये भी पेपर में सवाल पूछा हुआ, जो मैं लाइन बोल के बता रहा ना वह हर लाइन पेपर में सवाल है। हेलो जो कॉटन हो, कॉटन कपास हो, ये कपास है ना बीज के रूप में निकला।
जब पौधा देखोगे ना तुम उसका, तो बीज के अंदर से निकलेगा, बीजारोपण हो उसका। कपास को बीज से प्राप्त किया जाता है, देखा, सीड्स कोर्स से, एक प्रकार का बीज से प्राप्त करा जाता है। इसे लताओं से प्राप्त नहीं करा जाता, इसे जड़ से प्राप्त नहीं करते, इसे फूल तो प्राप्त नहीं करते, फूल तो नहीं होता बीजारोपण से इस प्रकार। इसका नाम पिंक वॉलबर्म संक्रमण वायरस है। कपास में ताजा ताजा इससे जूझ रहा है, हेलो जूझ रहा है, जूझ। अब हम हॉर्टिकल्चर की बात भी कर लेते हैं, बागवानी फसलों की बात भी कर लेते हैं। हेलो 2024-25 का अनुमान लगाया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यह चलाई है अपना प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, इस साल के बजट में आई है। इस प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, यह सरकार के द्वारा नई स्कीम चलाई गई। सही बात है, पूछा जा सके तुम। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स, ऐसे बीज बनाएंगे हम। राष्ट्रीय मिशन चला रखा है उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड, राष्ट्रीय मिशन चला रखा है उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े, उच्च उत्पादकता वाले बीज कह दो, हाई यील्डिंग सीड्स जिसे कहते हैं। सरकार ने पता क्या करा, एलोकेशन करा, आवंटन करा 500 करोड़ रुपए का हॉर्टिकल्चर स्कीम के लिए। 500 करोड़ रुपए डाल दिए सरकार ने हॉर्टिकल्चर स्कीम के लिए, बागवानी फसलों के बढ़ाने के लिए। सर ये बागवानी फसलें क्या हो, केला, अमरूद, अनानास, संतरा, मौसमी, नींबू, फलाना, डिमका, ये सब चीजें बागवानी फसलें, जो जिनका बाग लगाएगा वो बागवानी फसलें। हॉर्टिकल्चर, सही बात है, हॉर्टिकल्चर स्कीम इंपॉर्टेंट। आजकल सरकार एक चीज पे बहुत ध्यान दे रही है। एक तरफ तो कह रहे प्रोडक्शन बढ़ाओ, अरे एक बात बताओ मुझे, पल्ली तरफ तुम भी कह रहे जैविक कृषि, जैविक कृषि, जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक तरफ कह रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, इधर कह रहे उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार करो। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? एक तरफ तो कह रहे हैं भाई एक काम करो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके इसका ना डीएनए चेक करके इसके अंदर तो जोड़ चाड़ के तोड़ ताड़ के अलग बीज तैयार कर दो, ऐसा जो खेत के अंदर डाल लेना बड़ी मात्रा में 10 बोरी पैदा कर, पहले 4 बोरी पैदा कर रहा था। एक तरफ तो इन्होंने कह दिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं ना इसमें ज्यादा केमिकल डालना पड़ा। सही बात है। अब कह रहे इसमें ना ऐसा क्यों तैयार करो जिसमें गोबर खाद भी हो। भाई तू पहले तुम डिसाइड कर लो, तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान देना, फिर जो प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देना। दोनों फंस गए हैं, ना तो इधर काम करे ना इधर काम कर पा रहे। अब देखो जैविक खेती के मामले में कौन है पहले नंबर पर? रसायन मुक्त भारत चाहिए। आज तुम इतनी बीमार, ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जैसे यहाँ बैठा हुआ तुम जिसे कोई ना कोई बीमारी नहीं है ये? तुझे नहीं है अभी? तुझे सबको बीमारी, हर दूसरा व्यक्ति बीमार हो बस मुझे छोड़कर। सही बात है, सुन लो, क्योंकि मैं पहला व्यक्ति जो बीमार नहीं है। रसायन मुक्त भारत सुन लो। अरे भाई सुन लो यार, मुझे भी तो किडनी स्टोन है, मैं भी कहां बच चुका। रसायन मुक्त भारत चाहिए मुझे, केमिकल फ्री इंडिया चाहिए मुझे। नहीं चाहिए यार केमिकल। अच्छा तो क्या करेगा हम ना यार, एक काम करो, जो लौकी तोरी सब्जी पैदा कर रहे हैं ना तुम, ये तो एक काम करो इसमें यार केमिकल नहीं डालना बिल्कुल भी। अच्छा तो वो जो होगी भाई ऐसी जो कृषि होगी उसे जैविक कृषि कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। पेपर में सवाल क्या पूछेगा उस पाओ सीधा। अच्छा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है भारत के अंदर। जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। जैविक कृषि और नेचुरल फार्मिंग हमारे पास। चलो अपने आप नेचर खुद ही जनरेट कर रहा है सर। जैविक कृषि क्या होगी, गोबर वाला खाद डाल लेंगे, गौ माता का। सही बात है, जो गाय माता ना उसे हमने राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दिया। कब दिया? 2018 में उत्तराखंड वालों ने राष्ट्रीय माता दे रखी राजमाता का हमारे पास। प्रथम जैविक राज्य कौन सा अगर पूछा जाए? सिक्किम। सब कुछ ऑर्गेनिक है वहां, तो कुछ भी उठाओगे ना तुम उसमें जरा सा भी केमिकल नहीं डाल रखा है। छोटा राज्य है ना वो ऐसा कर सके, क्योंकि छोटा राज्य है वो, सब कुछ ऑर्गेनिक है वहाँ। कुछ भी तुम ना अमरूद लिया वहाँ का, अच्छा खाओ सर आराम से बैठ, 1% तुम बीमार नहीं होने कैसे खाएगा। और यहाँ जो तुम खा रहे हो ना कुछ भी, तुमने अपने घर में बनाया आलू या गेहूँ मंगाया तुमने, आटा बनाया, तुम लग रहा सब कुछ साफ कर रखा तुमने, फिर भी तुम बहुत सारे केमिकल को अपने अंदर अडोप्ट कर रहे हो। सही बात है। तो हमारी आहार श्रृंखला के अंदर ना बड़ी मात्रा में वो सब चीज़ें पहुँच चुकी है और वो नुकसान पहुँचा रही है। सिक्किम ऐसा राज्य है, सुन लो, सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक हो चुका। अच्छा अब किसानों के पास एक सबसे बड़ी समस्या, पता क्या समस्या? किसान कहते हैं यार, किसानों की समस्या क्या है यार, जो सरकार है ना, सरकार बड़ी बदतमीज है। हमारी कल को खेत में फसल पैदा होगी, ये जो किसानों को ना बड़ी मात्रा में एमएसपी नहीं मिलता। एमएसपी क्या हो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य जिसे कहते हैं। सुनूंगा मैं तुम्हें, किसान ने अपने खेत के अंदर फसल पैदा कर दी और उसने लगाया 1000 रुपये लगाकर 1 क्विंटल गेहूँ पैदा कर दिया। सही बात है। और उसको मिल रहे 800 रुपये, तो उसका तो बर्बाद होगा वो तो।
सही बात। सरकार पता है क्या कहती है, किसान भाई एक काम करो, सोनू जी एक काम करो, तुम किसान हो, मैंने कहा किसान हो, अब अपने नया प्रोडक्शन पैदा करो, मैंने कहा ठीक कर देती है। तो कह रहे 1,000 रुपये आप लगाओगे, 1,000 का 1.5 गुना करो, बताओ 2500, तो 1.5 गुना, जितना भी मैंने फसल के अंदर कॉस्ट लगाई मेरी बैठी, उसका 1.5 गुना में तुमको एमएसपी दूंगी, मैं सरकार हूं, भारत सरकार, तुम्हारी फसल का ध्यान रखूंगी। मैंने कहा सारी फसलों पर ना, गेहूं पर नहीं लगा, चावल में भी लगा, गन्ने पर भी लगा, गन्ने पर एफआरपी तय हो, सब पर ऐसे ऐसे करके टोटल इन्होंने 22 फसलें तय कर रखी। कितनी? मैंने कहा एक बात बताओ, ये 22 फसलें तो तुमने तय कर रखी, ये 22 फसलों में तो कितनी खरीफ की, कितनी रबी की, कितनी हमारे पास जायद की फसल, कॉमर्शियल फसल? नुकरा अच्छा ये भी बताओ। नुकरा मैंने कहा क्यों, मैंने कहा क्यों नहीं, नुकरा क्यों पूछना चाह रहा था उस तरह? मैंने कहा मेरे पेपर में सवाल पूछा है इनका, सही बात है, कौन सी रबी की, कौन सी खरीफ की, सही बात है, और कौन सी जायद की फसल है? मैंने तमीज़ से बता दिया, भैया होश में होगा। नुकरा देख सोनू जी यार बात ऐसी है, हम एमएसपी दे रहे, एमएसपी पूछो कितना मिल रहा है, जितनी भी कॉस्ट लगाई हमने, एमएस स्वामीनाथन ने कहा था, एमएस स्वामीनाथन की कभी रिपोर्ट ना 2006-07 के आसपास के, उन्होंने कहा था किसानों को ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ये दे रहे 1.5 गुना, वे दे रहे 2.5 गुना देना चाहिए किसानों को। अब तक किसानों की इनकम नहीं बढ़ी, ठीक, तो ये एमएस स्वामीनाथन उनका छोड़ दो, कोई बात नहीं, सीधा पॉइंट पाओ अपने। इस टाइम सरकार, वर्तमान समय की सरकार 22 फसलों पर एमएसपी दे रही है। कितनी? 22। जब 22 फसलों पर एमएसपी दे रही है, उसमें तो 14 खरीफ की फसल है, खलील की नहीं, खरीफ की, उसमें तो जो हमारे पास 6 क्या 14 6 कितने बैठेगा 20, वो 6 हमारे पास रबी की फसल है, रबी गेहूँ रबी की फसल में। तो अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन सी रबी की हो, कौन सी खरीफ की हो, बच्चा बहुत कन्फ्यूजन में। पता लग गया? हमारे पास 22 क्रॉप्स पर हम एमएसपी दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य। पता लग चुका कितनी फसलों पर दे रहे हैं? 14 क्या की उसमें तो खलील की नहीं, खरीफ की। यही जानेंगे खरीफ की कौन सी हो, रबी की कौन सी हो। और 2 कॉमर्शियल फसलें हैं हमारी, कॉमर्शियल व्यावसायिक फसलें हमारी, कॉमर्शियल क्रॉप्स हमारे पास व्यावसायिक फसलें। सर ये व्यावसायिक फसलें क्या हो? अरे वाणिज्यिक फसलें उन्होंने रबी में भी रख ला, खरीफ में भी रख ला, लेकिन उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेड हो, वो भी देख लेंगे हमारे पास। तो कितनी हमारे पास वाणिज्यिक फसलें? 2। रबी की कितनी फसल है? रबी की 6। खरीफ की कितनी फसल है? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम्हें पता होना चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि कौन सी रबी की हो, कौन सी खरीफ की हो, और कौन सी जायद की फसल हो? सही बात है, पता लग चुका, जानेंगे हम तो कौन सी रबी की हो, कौन सी खरीफ की हो। और एक गांव के बच्चे को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। शहर में बैठे बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता होता, तो खाना खाने का पता, ठाया बिस्कुट आया, ये हमारे पास ये बिस्किट, और ऐसा करके यूँ करके हमने फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद ऐसा करके इसके अंदर तो निकाला, हाँ ओवर एक्टिंग इतनी धरती बनी है। मेरे शहर में होता है, मेरे शहर में होता है, घंटा हो जाए तेरे शहर में, हमारे गांव वाले काम करना बंद कर दें, तुम्हारे शहर वाले सारे भूखे मरेंगे। समझ बात है? अगर मेरे पड़ोस की चुम पताई और बतीताई काम पर जाना बंद कर दे रहे, दूसरों के खेतों में जाना बंद कर दे, सब भूख के मरोगे तुम, सड़ोगे तुम, याद रखना बेटे। चुम पताई ने सोचा नहीं होगा मेरी क्लास का भाग बनेगी। ये क्या बोला हो? CACP, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन हमारे पास ये बना रखा है, कृषि मूल्य लागत आयोग। ये बनाया था हमने 1965 में, इसका नाम चेंज कर दिया 1985 में, कृषि कीमत आयोग रख दिया। आज कृषि कीमत आयोग ये हमारे पास CACP ये तय करेगा, हमारे पास ये तय करेगा कितना एमएसपी देना। ये तो सरकार को बस सिफारिश दे, वो बैठ जाएगा कमीशन में पूरा का पूरा, आयोग के बंदे बैठेंगे। चलो एक काम करते हैं, एमएसपी ना इस बार ना जो तिल की फसल हो रही, तिल की जो उत्तराखंड के अंदर मंडवा पैदा कर रहे हैं यार, उस पर भी एमएसपी देते हैं। अच्छा सोचना पड़ेगा एमएसपी देंगे नहीं देंगे, सही बात है, दे दिया ना फिर सरकार को, और पैसे बढ़ा के देने पड़ेगा ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसानों के बीच में और सरकारों के बीच में यही लड़ाई है। किसान कहते हैं इस वाली फसल पर भी एमएसपी दो, किसान वहाँ पंजाब हरियाणा किसान जो बॉर्डर पर पड़े हुए, हम ये 22 फसलों पर एमएसपी दे रहे, किसान कह रहे हैं इसे 1.5 गुना तो बढ़ाकर 2.5 गुना करो, 3 कर, ये नु कह रहे नहीं 1.5 गुना ही रखेंगे। इसी बात की लड़ाई है, समझ आएगा? किसान को तो भाई बेनिफिट होना चाहिए। कई साल बीत गए, हम इसी चीज़ पर एमएसपी दिए, 1.5 गुना एमएसपी, 1.5 गुना एमएसपी, कई साल हो तो 300 साल हो तो यही दे रहे हम। CACP वाज स्टैब्लिश इन कब? 1965। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हमारे पास है, कृषि जो हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, किसान कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये तय करेगा, इसके मंत्री और उसके पास मोदी की कैबिनेट ये मिलकर तय करेगी अब किसानों को एमएसपी मिलेगा कितना। इच्छा हो रही होगी रबी की, खरीफ की और जायद की, क्योंकि सवाल उससे ही आना, सही बात है। एमएसपी पता लग चुका है, एमएसपी कितने गुना? 1.5 गुना। बहुत कंसेप्ट वह क्लियर हो रहा है,
अभी पेपर में जाके बैठेगा ना, ऐसे डेढ़ पे टिक लगाएगा, यही था। 85 में क्या बन गया? कर की मत आयो, करती मूल्य लागत आयो। चलो सीए प्राइमरी रोल्स किसका देख लो। अच्छा, प्राइमरी रोल किसका? सीएसीपी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकमेंडेशन देगा नहीं, किसकी? एमएसपी की। अच्छा, मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन कौन से, उसकी रिकमेंडेशन देगा। मानना या ना मानना सरकार के हाथ में। इसे कहा गया तो सिर्फ सलाह दे हम किस पर एमएसपी देना चाहिए, किस पर नहीं। इसके अंदर कौन बैठे? पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, जिन्होंने बीएससी स्कूल के पीछे जाकर करी थी एग्रीकल्चर से। सही बात है। याद रही बात है। 22 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं हम। अच्छा, 14 फसल खरीफ की। मुझे नहीं बता जी भाई ये खरीफ की फसल को कौन सी हो। मैं तो आज तक खेत में गेहूं काटने में नहीं गई। मेरे तो महंगा झड़ जाएगा पूरा का पूरा, मैं खेत में चली गई। तो मुझे तो बस खाना खाना हुआ। जो आपके सामने बिस्किट रखा है ना, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करता हूँ वो कुछ नहीं आता मुझे। हाँ, अब ऐसा चाय भी रहती हूँ। अगर तुम महिला हो, शहर में रहते हो, कहीं भी बैठे हो, इस बिस्किट चाय वाइन कुछ भी खा रहे हो, जिंदा हो हमारे जैसे किसानों की वजह से, हमारे जैसे मजदूर और किसानों की वजह से जिंदा हो तुम। सुनो, खरीफ की फसल कौन सी हो? ये खरीफ की क्रॉप्स कौन सी? ये रबी की क्रॉप्स। व्यावसायिक क्रॉप्स 2 ही है हमारे पास, जो कॉमर्शियल वाली। पहले रबी के खरीफ की कितनी बार पेपर पूछी, इतनी बार पेपर पूछेगी, याद भी नहीं होती बच्चों के। सही बात है। आज इसे आदि कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? खरीफ की फसल नहीं है, 14 फसल है। इनकी बुआई जनवरी और जुलाई के आसपास होगी। जो खरीफ की फसल होगी जनवरी और जुलाई, जून और जुलाई के आसपास, जनवरी जून और जुलाई के आसपास, यानी गर्मी का मौसम आ जाएगा। अब थोड़ी देर बाद धान की फसल बोई जाएगी, जून जुलाई के आसपास। पता लग चुका? तो धान की फसल खरीफ की फसल है। चलो एक तो याद हुआ, धान की फसल खरीफ की फसल है। अच्छा ये बताओ, अक्टूबर नवंबर के आसपास काट ली जाएगी। और जब अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, उस टाइम जड्डों का टाइम आ जाएगा, फिर गेहूं बो दिए जाएंगे। गेहूं रबी की फसल होगी, सर्दियों में बो जाएगी गेहूं। याद रहेगी बात है। वह बात अलग। अब जैसे सारा सिस्टम बदलने वाला। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उन्होंने एक ऐसा बीज तैयार कर दिया गेहूं का, जो गर्मी में भी पैदा होगा। मैंने कहा वैज्ञानिक तो पता नहीं क्या क्या कहीं करके मान लेंगे। बुआई जून से लेकर जुलाई तक, कटाई अक्टूबर नवंबर में। सुन लो यार, देख, पानी की अत्यधिक आवश्यकता हो इनके लिए। इन्हें बड़ी मात्रा में गेहूं और जो चावल की फसल, जो हमारी खरीफ की फसल हो, बड़ी मात्रा में पानी चाहिए ना। खरीफ की फसल के अंदर ये हमारे पास, ये जो गन्ना हो, शुगर कैन हो, वो खरीफ की फसल में ही आवा। और गन्ने को जितना पानी चाहिए, धान को कितना पानी चाहिए, ये उधम सिंह वाला तो पूछो जाकर। मैं गन्ना धान के मामले में पढ़ता हूँ हमारे यहाँ से। पंजाब हरियाणा वाला तो पूछो कितना पानी चाहिए। सही बात है। कुछ दिनों बाद उनकी ट्वेल्व भी नीचे देखेंगे, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। सही बात है। हमारे यहाँ से लेगा जहाँ पे पानी नहीं, पानी दे दो। इसकी ये बुआई, इनकी बुआई कब होगी? अक्टूबर नवंबर का, जाडो में, जब वास्को डी गामा आया था। जो कटाई कब होगी इसकी? मार्च अप्रैल में। देखो देखो, अप्रैल के महीने में काजल गेहूं नहीं काट रही थी। क्यों काट रही थी? क्योंकि वो फसल पक चुकी। समझ में आई बात क्या? चलो पहले आ जाओ, वर्षा पर आधारित होगी फसलें। राइस, चावल खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जा? चुप, जून जुलाई। काटी कब जा? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में गर्मी चल रही हो ना, गर्मी चल रही हो अक्टूबर नवंबर में। चावल जो क्या है? अरे आगे क्या लिखा हुआ? राइस के आगे मक्का। गन्ना हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, कपास होगा, कॉटन, सोयाबीन। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो उसके अंदर। 55 से लेकर 50%, 55 से लेकर 60% के आसपास प्रोटीन सोयाबीन में पाया जा।
बता सको सोयाबीन में कौन सा अम्ल हो? सोयाबीन में कौन सा एसिड हो? घंटा। मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली। सोयाबीन सबसे ज्यादा बता कहाँ हो? मध्य प्रदेश में। भारत की सोयाबीन राजधानी बोल रहा मध्य प्रदेश को। बाजरा कहाँ पड़ो सबसे ज्यादा? बाजरा कहाँ हो रहा? राजस्थान में। बाजरा क्या है? माजरा। रागी, रागी पता है रागी की फसल कैसी हो? देखी नहीं तुमने? सच में नहीं देखी? सच में देखी तुमने रागी की फसल? मैंने भी देखी ऐसा देखी, मैंने मजाक कर रहा है। कपास, कपास तो होगा। अरहर, अरहर की दाल और भी बहुत सारी फसलें हैं इसके अंदर। ठीक, 14 फसल खरीफ की। ये इसका ये सोच लो यहाँ से जो खरीफ की फसल बताई गई, कई बार पेपर में पूछा गया खरीफ की फसल। गन्ना भी यूँ समझ लो खरीफ की फसल मांगो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तिल कौन सी फसल मांगो? तिल, तिल तो देखे होंगे तुम। खरीफ में रबी की फसल में। सरसों बताओ चलो। सरसों गेहूँ की साथ बोला एक साथ साथ। मुझे पता नहीं था, मुझे इतना पता मैं खेत में सरसों फड़न जा रहे थे गेहूँ में था, तो मुझे याद आएगा ऐसा करेगा। रबी की फसल है, रबी की फसल है बोई जावी अक्टूबर नवंबर में। कटाई, इनका एग्जाम्पल कोई? गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर। ये सवाल पूछा गया पेपर में। सबसे अधिक सोयाबीन का प्रोडक्शन उत्पादन कहाँ हो रहा है? एमपी में। मध्य प्रदेश को भारत की सोयाबीन राजधानी बोल रहा है। सोयाबीन कैपिटल है। पता लग चुका? गोल गोल 25-26 का डेटा ले गया तुम्हारे पास। तुम्हारा मन नहीं करता कि पूछने का कि बताओ कि हमारे पास कितना एमएसपी मिल रहा है, कितना एमएसपी मिल रहा है 25-26 में। कोई 26-27 में देख रहा होगा तो ये डेटा बदल जाने वाला। हेलो, गेहूं पर, वीट पर हम एमएसपी 2425 रुपये दे रहे हैं। लागत उनकी 1182 रुपये है। इसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना एमएसपी दे रहे हैं हम सारी फसलों, 22 फसलों पर दे रहे। क्या तुम मुझे बता सको या गेहूं कौन सी फसल है? रबी की, खरीफ की? रबी की फसल के मैंने उदाहरण नहीं देते, यहाँ देते रबी की फसल के उदाहरण। समझ में आए बात? या जो कितना एमएसपी दे रहे हैं? 1980 रुपये। ये नहीं पूछने का गेहूं का याद कर लो, गेहूं का बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उत्तर भारत के लोग सारे गेहूं के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। सही बात है। इन्हें नाश्ते में क्या चाहिए? ऐसी चीज चाहिए सारी सारी। क्या तो वो मैदे की बनी हुई है? मैदा कहाँ से बना? इससे बनाएंगे गेहूं से। पूरा उत्तर भारत गेहूं के पीछे पागल है, हाथ धोकर पड़ा हुआ। दक्षिण भारत में कहीं भी नहीं है रोटियां। रोटियां कहाँ हैं? 3-4 राज्यों के अंदर रोटियां हैं। सुबह को उठे रोटी, सांझ को रोटी, दोपहर में रोटियां। और सबसे ज्यादा परेशान बता कौन? उत्तर भारत की महिलाएं रोटी बनाने के चक्कर में सबसे ज्यादा परेशान नहीं हो ना। सुबह शाम का एक ही काम है। पड़ोस के यहाँ महीना, पड़ोस के यहाँ अगर शादी हो रही है ना, आज उस महिला को बेचारे को बड़ा सुकून मिलेगा। आज इसका टब्बर वहीं जाने वाला सारा। जो 1980 रुपये, चना 5650 रुपये, मसूर, सरसों, कुसुम, कुसुम मेरे दोस्त का नाम था कुसुम। तो इन्हें याद करने हैं तुम्हें रबी की फसल है। चलो गेहूं 1 2 3 4 5 6 कितनी है? ये और भी फसल हो सको, रबी की और भी फसल हो सको, पता नहीं कितनी फसल है। समझ बात है? रबी की फसल की क्या क्वालिटी होगी? अगर वह ना अक्टूबर जड्डों में बोई जा रही है वह, तो पक्का रबी की फसल है। कोई तुम दोनों आकर पूछो ना, बता चल रबी की फसल है, रबी की फसल बता मुझे 4, तो बता तू मुझे। किसी ने आके तेरे पूछ लिया ये बिस्कुट रबी की फसल है खरीफ की फसल है, तो तुमको मुझे नहीं बता दिया कब बोया जा। मैं खुद ही बता दूंगी रबी की फसल है खरीफ की फसल है। किसी ने कहा जाडो में बोया जा, जाडो में? अच्छा, अक्टूबर नवंबर, इसका मतलब रबी की फसल है। फिर मसूर, चना, जौ, गेहूं, सरसों, कुसुम, 5940, कुसुम 5940 मंडी में से मिला रेट। सरसों 5950, 5950, 5950। इस तरीके अगर कोई बेचता पाया गया, इलीगल अपराध। याद रखना बात। या कोई नहीं बेच सकता पूरे भारत के अंदर, चाहे किसी को कितनी भी प्रॉब्लम हो।
गैर कानूनी है। यही तो किसान को लाभ मिलेगा। अगर उसकी फसल के दाम सस्ते हो जाएंगे फिर किसान काहे का किसान, फिर फसल क्यों उगाओ। इसे क्या MSP दे दिया, तुम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया, तो 1.5 गुना तुम्हारी फसल का, 1.5 गुना, कितना गुना, 1.5 गुना लागत का, उसकी जो कॉस्ट थी उसका 1.5 गुना मिलेगा। चेक कर लो चाचा को ऊपर। एक सवाल और, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट। लो पूछेगा कौन सी ऐसी फसल है, पूछेगा तुमसे कौन सी ऐसी फसल है जो जड़ नहीं है। बाकी मूली दे देगा, मूली तो एक प्रकार की जड़ है, गाजर भी एक प्रकार की जड़ है। और तुम सोचोगे जो आलू है ना वो भी तो नीचे पैदा हो जड़, बेटे जड़ नहीं है, जड़ नहीं आता, याद रखना बात ही आलू हो। इसलिए मैंने अलग तक लिखा है, क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार पेपर पूछ लिया। सही बात है, ऐसी ऐसी बदतमीजी पता होनी चाहिए तुम्हें। आलू जड़ नहीं है, आलू तना हूं। पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रेमिनस, पक्सिनिया ग्रेमिनस, हेलो हेलो हेलो, पक्सिनिया ग्रेमिनस, तो थोड़ी देर बैठी चली जाइए। पक्सिनिया ग्रेमिनस, ब्लैक रस्ट डिसीज, गेहूं का काला रस्ट रोग हो। हाँ, गेहूं का काला रस्ट रोग हो एक प्रकार का। इसे पौधे के तो इससे पता क्या हो जाए, इस रोग से पौधे के तने पीले हो जाएंगे और काले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक प्रकार का गेहूं के अंदर पाए जाने वाला रोग है वो। नहीं तो गेहूं पीला और काला पड़ गया हमारे पास, ये उसका पीले, उसके पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। मोटरी तो पूछ रहे चाहे सारे दिन यही काम करती फिर रहती है। क्या कौन सा रोग बताया मैंने? मुझे इस बात का भी डर था कि साथ साथ तुमसे भी पूछ लेगा जायद की फसलें कौन सी, जायद की फसलें जितनी भी सैलेड में यूज हो रही ना। हेलो, जायद की फसलें कौन कौन सी हो? रबी खरीफ के बीच, रबी और खरीफ के बीच में जो बोई जा, मार्च जून से लेके इसके बीच में जो बोई जाती है, 2-3 महीने में पक्का तैयार हो जा। गर्मी में बहुत यूज हुए हैं, सही बात या जायद की फसलें हुए हैं। अच्छा, खरबूजा, वाह, मस्क मेलन जिसे बोलते हैं, वाटर मेलन जिसे बोलते हैं, खीरा होगा मेरे पास, तोरी होगी, कद्दू होगा। कद्दू तो मुझे कुछ याद आ गया, मेरा एक स्टूडेंट था हैदराबाद का, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कद्दू रख रखा था। अन्नू कहता है उसको बड़े प्यार के साथ, अरे मेरे कद्दू। अच्छा, अब कद्दू किसी और के साथ सब्जी में मिलकर दाल गला रहा है, उसे धोखा दे दिया बेचारे को। मूंग, मूंग भी हमारे पास जायद की फसल है, याद है ना। मूंग का मैंने नाम क्यों लिया? ये मूंग है ना 8,682 रुपये इसका, 2025-26 में इसका MSP कैटेगरी में हुआ है। जायद की फसल है, दो ही है जायद की, 2 ही फसल है। एक तो हमारे पास मूंग होगी और एक हमारे पास है सूरजमुखी होगी। जायद की 2 फसल है, ना जायद नहीं, जायद की 2 फसल है हमारे पास। एक तो मूंग होगी, ग्रीन ग्राम जिसे बोलते हैं हमारे पास, ठीक। तो 8,600 जायद की 2 ही फसल है। एक सूरजमुखी सनफ्लावर जिसे 7,280 रुपये, ये हमारे पास। ठीक, धान की जल्दी किसमें छोड़ दो, पता लग चुका है। जायद की कितनी फसलें? 2। एक सवाल बताओ तुम्हें, सोनालिका, सोनालिका हमारे पास क्या है? एक प्रकार का ये हाई यील्डिंग वैरायटी, एक प्रकार की गेहूं। अगर इसे उसके अंदर डाल दिया ना खेत के अंदर, बड़ी मात्रा में गेहूं पैदा होगा। तो गेहूं का बीज एक प्रकार का, गेहूं की वैरायटी एक प्रकार की, उच्च गुणवत्ता वाला बीज है। हाई यील्डिंग लिखा है ना, इज हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च गुणवत्ता वाला बीज, उच्च उत्पादकता वाला बीज जिसे कहते हैं। ये गेहूं एक प्रकार का। सोनालिका पूछे क्या है? सोनालिका 92, सोनालिका 93, बहुत सारे वर्जन है इसके भी, छोड़ दो। 110 दिनों में पक्का तैयार हो जाएगा, केवल 110 दिन लेगा तुम्हारे। अगर ये पूछे ये क्या बीमारी, ये सरबती सोनरा, तो अदर सोचा दिक्क बासमती, ये सरबती नहीं, सरबती, ये भी गेहूं की प्रजाति। पूछ लेगा तुमसे उठा के क्या है बलाया, सोनरा 64, ये भी गेहूं की प्रजाति के अंदर आओ। अब मैं बोर्ड पे एक नाम बताने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं झूम खेती। आगे भी पड़े पेड़, इसे शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या हो? इसे आदिम कृषि भी कहते हैं, इतने सारे नाम, आदिम कृषि, स्थानांतरित कृषि, हमारे शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं, कई सारे नाम है इसके, देख लो। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जिसे कहते हैं, बर्न फार्मिंग भी इसे कहते हैं। हो क्या, समझ लो पहले।
आदिवासी लोग पता क्या कर रहे हैं, मान लो 3 सारे के सारे पीछे आदिवासी बैठे हैं, आदिवासी हेयर ऑयल नहीं है ये आदिवासी क्या करते हैं, बात ना करो, ये आदिवासी है सारे के सारे जो पीछे बैठे आदिवासी, ये क्या करेंगे, कुछ क्षेत्र कुछ दिनों इस एरिया में ठहरेंगे, वहाँ का जंगल साफ करेंगे, आग लगाएंगे पहले उसमें, पूरा जंगल फूंक देंगे, फिर उस ये हल चला गई उसमें, या फड़ल या खुरपा उठा के बैठती है उसके अंदर, या इसके अंदर बीज बीज बोती फिर रही, सही बात है, वह उसके अंदर मक्खी मारती फिर रही, सब अलग अलग काम है इनका। 3-4 महीने यहाँ टिकेंगे, उसे साफ करेंगे पूरा का पूरा, सही बात है, खेती पैदा करेंगे उसके अंदर, उसके बाद मिट्टी खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसे छोड़ देंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर स्थानांतरित हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर कहीं और का जंगल फूकेंगे, सही बात है, यही काम है इनका, ट्रांसफर होते रहे, शिफ्ट करते रहे, नाम शिफ्टिंग फार्मिंग, फार्मिंग मतलब कर्ज एक प्रकार की, शिफ्ट करते रहे, यही हमारे पास ये झूम कृषि से बोले, झूम, सही बात, क्यों पता क्या हो जा, सुन लो, जब ये खेतों में सारा धुआं हो जा तो धुआं इनके नाक में चढ़ जाएगा, ऐसा करके फिर झूमना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे करके झूमना स्टार्ट कर देंगे, इसे हम शिफ्टिंग फार्मिंग बोल रहे हैं। इससे गति, इसे ना आदिवासी जनजाति के द्वारा की जाता है प्रकार, ये सुन लो। मुझे इस बात का डर था, यूलूसेंट 3 में उसके अंदर डेटा निकाल लिया, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, कछारी मिट्टी चाहिए, हल्की मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी चाहिए, ब्लैक सोइल चाहिए, इसके लिए काली मिट्टी के अंदर ही समझ लो चाय की खेती होगी। हाँ, ये पक्का पूछेगा सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा हो रही, हल्की चिकनी मिट्टी चाहिए, भारत में सबसे अच्छी चाय के बागान आसाम के अंदर पाए जा, कभी भी मौका मिला आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा चाय के बागान मिलेंगे। तुमने देखा तमिलनाडु के अंदर बैठा हो, तुम हरियाली हरियाली दिखाती थी चारों तरफ, सही बात, फिर नीचे से मैं ऊपर को जा रहा था उसमें वीडियो में, तो उसमें वो सारा का सारा वहाँ उसका था तमिलनाडु का, हाँ काली मिट्टी क्यों नहीं है। और मेघालय के अंदर 1200 तो लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर उपयुक्त हो चाय उगाने के लिए। तुम्हें एक सवाल और था, चलो पेपर भाई ये सवाल बहुत पूछा, इन सवालों तो मैं बड़ा परेशान हूँ, कौन सा कल्चर कौन सा किसे क्या वहाँ, सही बात नहीं पूछा, एपीकल्चर किसे क्या वहाँ, मधुमक्खी पालोगे तो तुम एपीकल्चर पर चले जाओगे, मधुमक्खी का पालन करने वाला अध्ययन जहाँ मधुमक्खी का अध्ययन करा जा उस शाखा का नाम एपीकल्चर। उसके बाद पीसी कल्चर किसे क्या हुआ, जहाँ जलीय कृषि, एक्वा फार्मिंग जिसे कहते हैं, हमारे पास मत्स्य पालन जिसे कहते हैं, जलीय कृषि, जल के अंदर कृषि कर रहे, जहाँ उसके बारे में पढ़ेंगे, वह एक विज्ञान की अलग शाखा बनेगी साइंस की, उसे हम पीसी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, सही बात है। और टिश्यू, टिश्यू क्या है एक प्रकार का यार, ऊतक को तैयार कर देना, ऊतक क्या हो, से जो कोशिका हो, सेल हो, उसका जो ग्रुप हो, समूह हो उसका, वो हमारे पास क्या टिश्यू वो बन चुका, वो लैब के अंदर तैयार करेंगे, उसके बारे में पढ़ना, ऊतक के बारे में पढ़ना, वही हमारे पास है ऊतक संवर्धन, सही कर लो। सेरीकल्चर क्या हो, रेशम के, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों के लिए हो, रेशम के कीड़ों का पालन करना। सब्जी का अध्ययन जहां करा जाएगा उसे ओलरीकल्चर बोल लो, ओलरीकल्चर। फलों का अध्ययन करा जाएगा उसे पोमोलॉजी कल्चर बोल लो, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, जहां फलों का अध्ययन करा जाएगा पोमोलॉजी, चलो जी नहीं पोमोलॉजी, जहां फलों का अध्ययन करा जाएगा पोमोलॉजी, सब्जियों का ओलरीकल्चर, याद रहे ये बात है। सेरीकल्चर क्या होगा, जहाँ रेशम के कीड़ों को या उनके बारे में पढ़ा जाएगा, उनके बारे में अध्ययन करा जाएगा। ऊतक संवर्धन हमारे पास टिश्यू तो आसान है, पीसी कल्चर के किसका, पीसी एक्वा मछली मत्स्य पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी। क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, सबसे ज्यादा पेपर में सवाल पढ़ने वाले सवाल, हरित क्रांति हुई हमारे यहाँ से। इस हरित क्रांति को कभी नहीं भूला जा सकता। कहते हैं इसकी शुरुआत 66 से लेकर 67 के दौर में हुई, 70 का दशक माना जाए। अगर पेपर में सवाल आया है टिक मारने को तो 1970 पर लगाना टिक, 70 के दशक में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आएगा हमारे पास, यहाँ क्रांति हो गया ऑटोमेटिक। या उस तो पहले हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिर रहे थे, चावल दे दो, गेहूं दे दो, भला हो MS स्वामीनाथन का। अगर तुमसे पूछा जा कि हरित क्रांति कभी 66 से लेकर 67 तक मुख्य रूप से इस हरित क्रांति तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट यूपी हमारे पास, इस पूरी एरिया में हरित क्रांति फैल चुकी। ऐसा बीज डाल लगा है खेतों के अंदर जिस तक उसकी हाई इल्डिंग बीज, हाई इल्डिंग वैरायटी वाला सीड्स डाल लगा है, हाई इल्डिंग वैरायटी वाला सीड्स डाल लगा, बीज डाल लगा, जो उसके अंदर केमिकल थे और फर्टिलाइजर था, पेस्टिसाइड थे, सब चीज़ें डाली गई उसके अंदर। और जब डाल लगा तो जो फूड ग्रेन था उसका प्रोडक्शन हाई होगा।
पूछ लूंगा मैं क्या बताया अभी। खाद्यान्न का उत्पादन हाई होगा क्योंकि खेतों के अंदर HYV हाई यील्डिंग वैरायटी वाला सीड्स डाला गया है, बीज डाला गया। हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उत्पादकता वाला बीज। और केमिकल डाले गए, फर्टिलाइजर डाला गया, पेस्टिसाइड डाले गए। पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड डाले गए तो उससे क्या होगा हमारे पास ये। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करा गया खेतों के अंदर ना, फावड़ा यूज नहीं करना, ट्रैक्टर लगा दिया, हैरो लगा दिया, अब सिर्फ ठीक है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका। और इरिगेशन करा गया अलग अलग तरीके से, सिंचाई कर ली गई अलग तरीके से, पानी भी बर्बाद नहीं करना। ऐसा करके जो खेतों के अंदर गेहूं चावलों का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में बढ़ा दिया। आज पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर, जो देश कभी दूसरे गया, जो देश PL 480 नाम का गेहूं अमेरिका से लेकर आ रहा था, वे अपने यहाँ सूरों को डालते थे। उन्होंने वो गेहूं हमारे लिए जहाज भर के भेजा, लाल बहादुर शास्त्री ने उसे वापस करवा दिया। जो मैंने PL 480 नाम लिया है पेपर में पूछ रखा है, सही बात है, ये गेहूं बताओ। अच्छा सर एक बात बताओ, यह हरित क्रांति इस क्षेत्र में क्यों हुई? क्योंकि ज्यादा खेत यहीं डाल लगा। इससे हमारे में पता क्या हुआ, इसका नुकसान, इसके दो साइड हुए हरित क्रांति के, पॉजिटिव साइड भी है नेगेटिव साइड भी है। सही बात है, तुम जानेंगे हरित क्रांति की पॉजिटिव साइड, क्योंकि इसके पेपर में सवाल पूछे हुए। अगर तुमसे वैश्विक स्तर पूछा जा ऐसी हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन और कहीं भी हुआ? हाँ, मैक्सिको में वैश्विक स्तर पर नॉर्मन ई बारलोग नाम है इसका, 1970 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है सर। मैक्सिको के अंदर इन्हें हाई प्रोडक्शन कर दिया था गेहूं का। MS स्वामीनाथन का नाम हमारे यहाँ से 23 में बने हैं, 64 में पैदा हुए थे। मुख्य फसल हमारे पास ये 64 में नहीं पहले पैदा हुए थे। मुख्य फसल हमारे पास ये गेहूँ चावल। मुख्य फसल कौन सी? गेहूँ चावल, जिसका प्रोडक्शन हाई हुआ। इम्पैक्ट प्रभाव भी पड़ा हरित क्रांति का, प्रभाव तो बहुत पड़े, लेकिन अभी मैं थोड़ा ही बता पाऊंगा। तुम आ जाओ देख लो प्रभाव कहाँ पड़े। सकारात्मक प्रभाव ये हुआ, एक तो जो हमारे पास ये होता है ना खाद्यान्न था, खाद्यान्न का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हाई होगा। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या होगा? हाई। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया, गेहूं चावल तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भूख के नहीं बढ़ने के। कृषि में आत्मनिर्भरता होगी हमारे पास, बड़ी अच्छी बात है, किसी बाहर से मांगना नहीं पड़ रहा। किसानों की आय में वृद्धि होगी, अच्छी बात है। नेगेटिव साइड, नकारात्मक पक्ष, रीजनल इम्बैलेंस हुआ, क्षेत्रीयवाद बढ़ गया। क्या पंजाब हरियाणा बस तुम्हें उगाओगे गेहूं चावल। ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम वाले बैठे हुए, मेघालय वाले, त्रिपुरा मिजोरम वाले बैठे हुए, ये धनिया लेना है यहाँ से। इनका प्रोडक्शन कौन बढ़ागा? ये जो साउथ इंडिया के राज्य है हमारे पास, आंध्र प्रदेश, इनका ध्यान कौन रखेगा? क्षेत्रीय इम्बैलेंस हुआ, इसका मतलब रीजनल इम्बैलेंस हुआ, क्षेत्रीय असमानता बढ़ती चली गई। सोइल डिग्रेडेशन हुआ, मिट्टी खराब होगी। 2-4 साल हो रहा बस इसकी मिट्टी के, 2-4 10-20 साल और तुम्हें खाना दे गया। उसके बाद तुम देख इसके अंदर ना, तुम गया किसान गया खेत के अंदर बीज डाला, देखा गेहूँ बड़े होंगे, बड़े गेहूँ ही नहीं पैदा हुआ, पौधा बाहर ही नहीं निकल गया। मिट्टी की उत्पादकता घट चुकी, डिग्रेडेशन होगा सोइल का, बर्बाद होगी मिट्टी। और डालो उसके अंदर पेस्टिसाइड चिल्ला रखी थी तुमने, और डालो फर्टिलाइजर इसके अंदर, डालो और उर्वरक इसके अंदर। वाटर का डिप्लेशन हो गया, भूमिगत जल नीचे चला गया। ले लो मजा। हरित क्रांति मम्मी हम भी करेंगे हरित क्रांति, लेकिन कोई बात नहीं, आत्मनिर्भर तो हो ही गए हम। भला हो भारत के लोगों, आ जाओ। नई हरित क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब हमने पहले तो हमने गेहूँ चाहिए था, आ गया हमारे पास, चावल चाहिए था 70 के दशक पे, वो भी आ गया था हमारे पास। ठीक, अच्छा अब एक नई हरित क्रांति की बात चल रही। अगर तुमसे पूछा जा अब भारत के अंदर एक और नई हरित क्रांति की जरूरत है, पता हुआ कैसे होनी चाहिए? उस तो होना चाहिए जो हम प्रोडक्शन पैदा कर रहे हैं सस्टेनेबल, इसे सस्टेनेबल कैसे बना कर, सस्टेन कैसे करा जाए, ऐसी हरित क्रांति चाहिए जो पर्यावरण का भी ध्यान रखेगी और खाद्यान्न में भी हम आत्मनिर्भर बनाएगी। छोटे सीमांत किसानों को कम लाभ मिला है, उस बड़े बड़े किसान बड़ी बड़ी सब चीज़ देती उनके पास, 2 बीघे के टुकड़े वाला क्या प्रोडक्शन कर लगा, 120 हफ्ते पैसे नहीं आए थे, नुकसान हुआ नहीं हुआ? तो इसके नुकसान भी है। हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड, ये शब्द किसने दिया था? पेपर में पूछा हुआ। जो हरित क्रांति जैसा शब्द ये विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत, अगर प्रसिद्ध वैज्ञानिक पूछे, गुरुचरण सिंह कालकट नाम है इसका, गुरुचरण सिंह कालकट, वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट है, सही बात है। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति का अग्रदूत पूछा तो ये हमारे पास गुरुचरण सिंह कालीकट, ये MS स्वामीनाथन जी है। इन जितने भी किसान भाई है, किसानों के नेता, उनके कार्यालय में इनकी तस्वीर जरूर मिलेगी और इन हाथ जोड़ कर प्रणाम किया जाना चाहिए। ये वैसे व्यक्ति है, उस टाइम पर इन्होंने तुम खाना दिया जब तुम दूसरों के सामने हाथ पैसा रहे थे, सही बात है। इनका नाम डॉक्टर क्या है हमारे पास, MS स्वामीनाथन,
फादर कहा जाए ना ग्रीन रिवोल्यूशन के, यस और नो? ये साइंटिस्ट गुरुचरण सिंह कालकट जिसका नाम है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन दोनों ने मिलकर काम करा। बस हरित क्रांति हुई, 70 का दशक चलने वाला, इंदिरा गांधी बैठी हुई फोमस टाइम में, नु कह रही अच्छा हरित क्रांति तो हो चुकी, गेहूं चावल आ चुका, एक काम करते हैं बेटा दूध पिलाते हैं, तुम आ जाओ। व्हाइट रिवोल्यूशन कर दिया हमने, जिसे दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में दुग्ध व्यवसाय के लिए 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड चलाया हमने, और ऑपरेशन फ्लड चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विराट नहीं, ऑपरेशन फ्लड। जनक, अगर तुमसे श्वेत क्रांति का जनक पूछा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कोरियन नहीं है कुरियन, कुछ किताबों में अलग अलग नाम मिल जाए इसका, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा चला गया हो। वर्तमान में भारत के अंदर दुग्ध उत्पादन के मामले में हम पहले नंबर पर, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है। अमेरिका दूसरे नंबर पर चला गया। इतना इस क्रांति ने हमें आत्मनिर्भर बना दिया, इतना आत्मनिर्भर बना दिया। 450 के आसपास ग्राम एक व्यक्ति पर, जितने भारत के अंदर जनसंख्या ना, सब पूरी दुनिया की सबसे जनसंख्या, एक व्यक्ति के बांटे में 450 ग्राम दूध आ रहा है। इतना दूध हमारे यहाँ मौजूद है, सही बात है। और हमारे यहाँ वैसे ही जा रहा है। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ गाँव के अंदर जो दूध है ना, इतना दूध पूरी दुनिया के, हमने से बाहर निकाल कर बेचना स्टार्ट कर दो तो पूरी दुनिया में हम कई सारा लाभ कमा सके। लेकिन वहाँ की जो मार्केट है आने की परमिशन तो नहीं देती। अगर यूएसए वाला का दूध हमारे यहाँ मार्केट में आएगा ना, 2 रुपये किलो बिकेगा दूध भारत का, जो तुम 60-100 रुपये की लीटर खरीदते फिर 100 रुपये। लेकिन भारत के, लेकिन पता क्या होगा, पड़ोस की चौंप पता ही फिर घास लेने जाने की, अपनी गाय बेच देगी, फिर हमारे भारत के घरेलू उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। नीली क्रांति पूछा, पता लग गया उसका जनक किसे कहा जाए? दुग्ध क्रांति का, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। कौन सा फ्लड चलाया था? कब की बात है? 72 की, 70 की। नीली क्रांति, नीली अखियों वाले, नीली, अच्छा नीला तो समुद्र हो, अच्छा समुद्र में तो मछलियाँ हो, अच्छा याद आ जाएगा। नीली क्रांति की शुरुआत 1985 और 90 के आसपास बननी जाए। इसके बीच में जाए डॉक्टर हीरा लाल चौधरी प्लस डॉक्टर अरुण कृष्णन, इन नीली क्रांति के जनक माने जा। जनक 21 नवंबर को हम पूरी दुनिया में विश्व मत्स्य दिवस भी मना रहे, 21 नवंबर को, ये सर नो। अब हमारे पास जब सब कुछ हमारे पास हो चुका, थाली के अंदर गेहूं भी आ गया, रोटियां भी आ गई, चावल भी आ गया। दिक्कत ये आती, हमारी जो थाली थी ना, वह उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं आता। तो हमने सोचा एक नई क्रांति चाहिए, रंगीन क्रांति कर दो, रंगीन क्रांति। थाली के अंदर ना, भारत के आम लोग थे, वो गेहूँ ले थाली चावल लेकर बैठ, मतलब चावल ले लिया उसने, रोटी ले लिया, दाल कहाँ से, दाल तो है ही नहीं इसमें। दूसरी क्रांति करो, चलो दालों के लिए क्रांति करते हैं, समझ बात है। आ जाओ, ये क्रांति आई अलग अलग समय पर, और कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, भर भर को पूछा है, याद करना बहुत जरूरी है। 13 के आसपास क्रांति हम पढ़ने वाले हैं, बड़ी मेहनत से लगाया गया सारा डेटा। कलर रिवॉल्यूशंस इन इंडिया, भारत की रंगीन क्रांतियाँ कौन कौन सी? ग्रीन क्रांतियाँ तो तुम्हें पता ही लग चुका, गेहूं चावल से संबंधित है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, 2 तो याद हो गए होंगे। नीली क्रांति मत्स्य पालन, और पीली क्रांति वाला पेपर में पूछा हुआ। पीली क्रांति हमारे पास किससे संबंधित है? तिलहन से। किससे? तिलहन से हमारे पास, ऑयल सीड जिसे कहते हैं, भूलने के तो नहीं। पीली क्रांति तिलहन, तिलक नहीं तिलहन, तिलहन। स्वर्ण क्रांति हमारे पास बागवानी और शहद की फसल होती है, शहद हल्का हल्का सोने के जैसा हो तो स्वर्ण क्रांति हमारे पास, गोल्डन रिवोल्यूशन आ जाएगा। याद रहेगी बात ये देखो, ये लगी रेड रिवोल्यूशन, लाल क्रांति, मीट और टमाटो। टमाटर कैसा हो? लाल नहीं होता, टमाटर कैसा हो? अभी मैंने पीली क्रांति बताई, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पक्का। नीली क्रांति, नीली क्रांति के जनक नहीं बता सकते तुम, मैं इतना विश्वास करूँ तेरे पर, तुम नीली क्रांति के जनक नहीं बता सकते, इतना बताओ। हीरालाल चौधरी, डॉक्टर कहाँ किशन। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जा? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है?
भाग जा फिर तू, छोड़ का से या हम अभी बोरी करेंगे यहाँ। चलो कौन सा आ गया हमारे पास? ओ ओए 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 ओए, टमाटर लाल क्रांति होगी, चमड़ा और कोको भूरी क्रांति। अच्छा कोको भूरी हो, सिल्वर तो कलर याद आ जाएगा, अंडे का कलर, सिल्वर क्रांति। सुनहरा फाइबर जूट से संबंधित है, कई बार पूछ रखा है पेपर में। पेट्रोलियम, ये तो काला ही हो, पेट्रोल तो काला ही हो, समझ बात है। ग्रे क्रांति हमारे पास, फर्टिलाइजर, ग्रे फर्टिलाइजर उर्वरक, गुलाबी प्याज, प्याज गुलाबी हो, झींगा भी। इंद्रधनुष क्रांति पेपर में पूछ रखी, समग्र कृषि विकास से संबंधित है, पूरी कृषि का विकास होना चाहिए, इसका नाम है इंद्रधनुष क्रांति। 1 2 2.5 पौने 3 आखिरी का देखे कितना खोब है मेरा लाइट को। ये पूछा गया पेपर में कि धान का कटोरा किसे कहा जा, धान का कटोरा, राइस, राइस बोल किसे बोल रहे हम? करसना जो गोदावरी का डेल्टा ना, उसका जो क्षेत्र, उसे हम धान का कटोरा बोल रहे हैं। हाँ ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करा ना, मुझे तुम महानदी का डेल्टा देख रहे होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कभी पूछा जाए, पेपर में पूछा जाएगा, 1998 में हुई थी। वित्त मंत्री यशवंत सिंह सिन्हा थे हमारे पास उस टाइम पर, 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, गोदावरी कृष्णा डेल्टा। पेपर में यूथ कंपटीशन की बुक लगाओगे, उठाओ यूकेपीएससी वाले, धड़ 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 अभी उठा कर रख लेना। सो समझ बात है, ऐसे कचरी की तरह काट दोगे उसके सारे सवाल। कृषि उत्पाद बोर्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोर्ड क्या है हमारे पास? ये कुछ बोर्ड हमारे पास, ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, उसके लिए हमने बोर्ड बना रखा है। सरकार उसे लेकर बहुत सीरियस है, सरकार से बहुत बेनिफिट भी हो। चाय बोर्ड बना रखा है हमने, चाय बोर्ड, चाय बोर्ड ये 1 अप्रैल 1954 को बनाया, पेपर में सवाल पूछा हुआ है। 3-4 बोर्ड हमारे पास गुण कुल मिलाकर। दीदी दीदी तो आई नहीं यहाँ से आज। चलो सब देखो, चाय बोर्ड है ना एक प्रकार के, इस सांविधिक संस्था, स्टैचुरी बॉडी है, संविधान में नहीं आता इसका जिक्र, बाद में कानून बना के बनाई हुई है। 1953 में कानून बना था मैंने इसका, ठीक। कोलकाता में हेडक्वार्टर इसका पूछा हुआ, चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ से? इसके विदेश में भी मैंने कार्यालय खोल रखे। कॉफी बोर्ड ये हमारे पास होगा, अब हमारे पास कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड पूछते, कॉफी के लिए बोर्ड बना रखा है हमने, 1942 में बनाया था। तो मैंने हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु के अंदर है कॉफी बोर्ड, पूछा जाएगा पेपर पूछा हुआ। चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ से? कोलकाता में। इसका कॉफी बोर्ड का बेंगलोर। रबड़ बोर्ड भी है, रबड़ के मामले में पहले नंबर पर केरल है, याद रखियो बात। यहाँ केरल में हेडक्वार्टर इसका, कोट्टयम, यहाँ गया था मैं। 54 में बना रखा है मैंने, 54 में ओलंपिक हुए थे पहली बार। वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अंदर आ गए हमारे पास, मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रेड, हैवी इंडस्ट्री। तंबाकू बोर्ड भी आएगा हमारे पास। क्या हो रहा है सर? तंबाकू बोर्ड देखो हमारे पास, गठन कब हुआ? 76 में। हेडक्वार्टर कहाँ से? गंटूर में, आंध्र प्रदेश में बड़ा गंटूर। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल के अंदर हमारे पास, सारे मसाले 1987 में बनाए। हेडक्वार्टर बढ़ा दिया मैंने, सारे के सारे जो जितने बोर्ड थे बड़ा बोर्ड पढ़ा दिया मैंने। मसाला बोर्ड, तंबाकू बोर्ड छोड़ दो सो तो भी बनाए पिछले साल। भारत के दुग्ध, भारत में दूध का कटोरा कैसे कहा जाए? यूपी को कहा था नहीं, 450 ग्राम के आसपास हम एक आदमी पर दूध पैदा कर रहे हैं। यूपी पहले नंबर पर, 450 ग्राम प्रति मैन इंडिया पर दूध। इतना दूध पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में दूध की नदियाँ बह रही। मछली उत्पादन के मामले में हम भारत का 3रा स्थान है, भारत का मछली उत्पादन के मामले में। पेपर में पूछेगा पक्का, पहला स्थान किसका? चीन का, दूसरा किसका? जापान का, पक्का पूछेगा 100%। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरुआत करी मई के अंदर, पक्का सवाल है ये, पेपर में पक्का पूछेगा। सरकार इसमें पैसे डाल ली बार बार। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए हम सरकार ने इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मई 2020 के आसपास, कोरोना आएगा था उस टाइम पर, समझ आई बात। यार भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य पूछा तुम तो आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा मछली अगर कोई पैदा कर रहा तो आंध्र प्रदेश हो। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है।
पक्का पूछेगा, सारे सवाल ही हैं, ये भर भर का पेपर में सवाल है। अब ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो ना वैश्विक स्तर पर हमारा ट्रेड किसके साथ हो रहा है, व्यापार की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्लोबल लेवल पे एग्रीकल्चर का जितना भी ट्रेड हो रहा है, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट भेजे जा रहे हैं, चाहे कुछ भी गेहूं चावल मक्का कुछ भी भेज रहे हैं हम जाकर, भारत का योगदान उसमें 2.15% है। पूरी दुनिया में 100 चीज़ भेजी जा रही है ना, 2 चीज़ हम भेज रहे हैं, 2 ढाई भी नहीं भेज रहे हैं, दो तीन चीज़ भेज रहे हैं, कुल 2 चीज़ भेज रहे हैं। पूरी दुनिया में 100 चीज़ें भेजी जा रही है, आपस में इंग तिंग भागी फेंक रही, 2 चीज़ भारत की बस, उसमें वो भी कृषि से रिलेटेड। देश के कुल निर्यात में जितना भी एक्सपोर्ट हम करने जा रहे हैं, बाहर कोई चीज भेजने जा रहे हैं, उसमें 12% का हिस्सा, लगभग 12% का योगदान है, 13% हो जाता। हम चाह रहे से बढ़ाया जा, पूरे देश के निर्यात में कृषि का हिस्सा 12% है। मान लो, हम समझ लो, हम 100 चीजें भेजने गए, 100 चीजें भेजने गए एग्रीकल्चर की, 100 चीजें हम भेजने गए भारत में, तो भारत 100 चीजें बाहर भेजने जा रहे हैं, उसमें तो 12 चीजें ऐसी संबंधित हुई जो प्राथमिक क्षेत्र से आती है, कृषि से संबंधित है। ये उसका मतलब कृषि निर्यात का हिस्सा कितना, 12%। इसे बढ़ाना चाहिए। क्यों? जैसे हम कृषि का निर्यात बढ़ाओगे ना, हम खेतों के अंदर ऐसी चीज़ भी पैदा कर रहे हैं जो हमारे ही खेत देश के अंदर रह रही, और जब तक मैं बाहर नहीं निकलने की ना इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक, तो भारत का फॉरेक्स कभी नहीं बढ़ने का। आज भारत का फॉरेक्स $634 बिलियन के आसपास है। सही बात है, चौथे पाँचवें नंबर के आसपास हम स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम। लेकिन उसे बढ़ाना जरूरी, क्योंकि भारत को चाहिए डॉलर, क्योंकि हमें बाहर से पेट्रोल, कच्चा तेल, कोयला, ये सब चीज़ें खरीद कर लेकर नहीं पड़ा। ऐसा बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ाना बहुत जरूरी है भारत का। कृषि निर्यात के उत्पाद कौन कौन से, ये सवाल पूछा जाएगा पेपर में कि बताओ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट कौन कौन से। कृषि निर्यात उत्पाद, समुद्री उत्पाद, हम मैरीन प्रोडक्ट भेज रहे हैं, हम मैरीन प्रोडक्ट भेज रहे हैं, हम एम्पिडा नाम की संस्था बना दी हमने। कृषि उत्पाद, उसके बाद तमिलनाडु के अंदर एक प्रकार का घास पाया जाए, बहुत सारी चीज़ें, शैवाल भी है, काई भी है एक प्रकार की। सही बात है। समुद्री उत्पाद हम पहले नंबर भेज रहे हैं। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा मात्रा में हम कृषि के उत्पाद हमारे पास है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, मैरीन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में भेज रहे हैं, पूरी दुनिया को निर्यात करके आ रहे हैं। चावल दूसरे नंबर पर निर्यात करके आ रहे हैं। ये चावल तो सादा चावल है, बासमती चावल तीसरे नंबर पर। फरस की खाड़ी वाले देश हमें तो बासमती चावल भर भर कर खरीदते हैं, और आधे लोग तो वहाँ हाथ में रखकर ऐसे करके बैठे रहे, उसकी सुगंध लेते रहे, वाह कितना मस्त बासमती चावल है। फरस की खाड़ी के लोग और कुछ काम नहीं है। चीनी भी भेज जा रहे हैं पूरी दुनिया में, ब्राज़ील के बाद 12 नंबर है। मसाले भी भेज जा रहे हैं पूरी दुनिया में, हम जाकर पूरी दुनिया में हमने गुलाम बना रखा इन चीज़ों को भेज कर हमने। ठीक, यही चीज़ भेज जा रहे हैं बस। मसाले भी, भैंस का मांस भी भेज जा रहे हैं, भैंस का मांस काट कर। गाय को तो राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया, भैंस का मांस, ये भैंस का नाम मांस भेज जा रहे हैं ना बाहर। बीफ इंडस्ट्री ने मोदी सरकार को कई सारा चंदा दिया। सही बात है। अपशिष्ट सहित कच्चा माल भेज जा रहे हैं हम, कच्चा कपास, फल एवं सब्जी भेज जा रहे हैं हम, खाद्य तेल ही भेज जा रहे हैं, गेहूं भी भेज जा रहे हैं हम। आज पेपर में क्या सवाल पूछा जाएगा, सरकार इन किसानों को फायदा देने के लिए क्या कर रही है, किसानों के सम्मान के लिए सरकार ने करा क्या, कुछ करा क्या किसानों के लिए? करा धरा भी नहीं करा, और करा धरा तो फिर करा क्या? जो करा वही पेपर में यूँ करा। पीएम किसान सम्मान निधि 2018 में चलाई, 1 दिसंबर 2018 को। सही बात है, 1 दिसंबर 2018 को चलाई है। उसके बाद हर साल 6,000 रुपये के आसपास, हर साल 6,000 रुपये, दो की किस्त दे, 3 महीने में 2 की किस्त, 2,000 एक बार मिलेगी, फिर 2,000 एक बार मिलेगी, फिर 2,000 एक बार मिलेगी, ऐसा करो। 4 महीने बाद 4 कितने बैठेंगे, 12। पहले 4 महीने पहले 2,000 रुपये दे दिए शुरू में, फिर अगले 4 महीने बाद कितने देंगे, 2, फिर 4 कितना 12, एक साल में 6,000 रुपये देने हैं। कब स्टार्ट करी थी? 2018 में। पता लग चुका। इस पर भी कुछ रिडक्शन सब पेपर में कई बार पूछी गई। सरकार ने इस बार भी 63,000 करोड़ रुपये डाले इसमें। सही बात है, इस बार भी तो पीएम किसान सम्मान निधि 2018 में शुरुआत हुई। समझ की बात है, पक्का 100%। ये देख लो कौन कौन सी चीजें हम बाहर भेज जा रहे हैं। पहले नंबर पर समुद्री उत्पाद, एग्रीकल्चर में पहले नंबर पर समुद्री उत्पाद, दूसरे नंबर पर चावल, तीसरे नंबर पर बासमती, चौथे नंबर पर चीनी, 5वें नंबर मसाले, छठे नंबर पर भैंस का मांस बेच कर रहे, तीसरे नंबर पर हम क्या बेच कर रहे, कच्चा कपास बेच कर रहे, फल और सब्जी और खाद्य तेल और गेहूं बेच कर रहे हम। 22-23 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती चावल को निर्यात करने वाला देश बन चुका है। समझ की बात है, निर्यातक देश बन चुका है, निर्यातक। और निर्यात बहुत जरूरी हो देश को चलाने के लिए। एक ही अगर हम किसी चीज़ का निर्यात कर रहे हैं ना, बाहर बेच कर रहे, वो देश के लिए अच्छा माना जा। क्यों? क्योंकि देश के पास आता है उसको डॉलर, और डॉलर जब आगा तो देश को चलाने के लिए डॉलर बहुत जरूरी है। उसे फॉरेक्स कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। आरबीआई की टोकरी के अंदर अगर वो होगा तो हमारा देश एक्सटर्नल फ्रंट को उतना ही मजबूत होगा।
भारत चीनी निर्यातक देशों में दूसरे स्थान पर, चीनी निर्यातक देशों में दूसरे स्थान पर, सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर ब्राजील। भारत वनस्पति तेलों का 60% आयात कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 60% हम आयात करके लेके आ रहे हैं। जो चीज़ हम बाहर से आयात करके लेके आ रहे हैं ना, वही भारत की समस्या, हमें उसमें आत्मनिर्भर बनाना। अब देख लो कैसे बनेगा, कल को तुम प्रशासक बनोगे तो इसी चीज़ पर ध्यान दोगे। 60% हम पाम ऑयल, हमारे वनस्पति तेल है हमारे पास, बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास चीनी के मामले में हम सेकंड नंबर पर, पूरी दुनिया को चीनी बेच रहे हैं हम। और देख लेंगे क्या, दोबारा फिर बता रहा हूँ, देख लो 22-23 में बासमती चावल को गुलाम बना दिया हमने, सबको पीछे छोड़ लिया। ले सुंगो बासमती चावल, भारत से खड़े वाले देश ना, बासमती चावल ऐसा उठाकर नु देखो ऐसे ले जैसे ड्रग्स ले रहे हो, उसकी सुगंध। ड्रग्स लिया तुमने कभी? मैंने लिया था ड्रग्स एक बार, ड्रग्स हाथ में लिया था, फिर किसी और को दे दिया। पहले बात पूरी सुन ले करो ना पहले। पीएम सरकार ने किसानों का सम्मान करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2018 के अंदर 6,000 रुपये मिल रहे एक साल में। 4 महीने पहले 2,000 रुपये दे देंगे, फिर 2,000, फिर 2,000। मेरे नाना बता मुझे क्या कहा, मैंने कहा मोदी सरकार बढ़िया। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं बढ़िया, आज तक किसी ने किसानों खातर कुछ करा, 2,000 रुपये तो मिल रहे हैं वहाँ। मैंने कहा वाह गजब, अगर ये पैसे मिल रहे तो बढ़िया, कुछ करना नहीं पड़ रहा। क्योंकि मुझे तो बताई कौन कैसा, मैं टसन लेता हूँ, पुराने आदमी तो मैं नए आदमी सभी, मुझे तो सबका पता रहा कौन कैसा, तो मैं नए आदमी तो पुराने आदमी तो टसन लेता हूँ और मुस्कुराता रहूँ अंदर अंदर, क्योंकि मुझे तो सारा ही पता रहा। जैसे मैंने किसी लड़की तो पूछ लिया, प्रेम करना अच्छी बात है बुरी बात है, बता। एज मैटर करो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, सुन लो। हमारे यहाँ की मिट्टी का सत्यानाश हो चुका है। अगर पूछा जाना तुमसे, ये उत्तराखंड का आया है, इससे पहले थोड़ा सा और पूछा जाए तुमसे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 पर टिक मार गई हो, 14-15 में। मिट्टी खराब हो चुकी, 2-2 साल बाद हम परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड बनाए हमने। वह बात अलग है जहाँ काम नहीं कर रहे हैं। मिट्टी को पकड़ेंगे, एक नमूने में उसको भर कर लेकर आएंगे ढक्कन से में, उसके अंदर जांच करेंगे, अमल है तेरे अंदर, NPK है तेरे अंदर, ये खत्म हो चुका तू, तेरे अंदर प्राइमरी सुन लो, तेरे अंदर ये प्राइमरी एलिमेंट्स ये हैं, प्राथमिक सूक्ष्म कण तेरे अंदर है, द्वितीयक है, तृतीयक है, सब चीज़ें चेक करके 2-2 साल बाद चेक करते रहेंगे, ऐसे करके। पेपर में कैसे सवाल पूछेगा, बस यही पूछा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब चला है, 2015। नोट्स पर नहीं खुद लिख लेना है। और कुछ डालो दिमाग को जोर। एग्रीकल्चर बोले क्या करा हमने, और है कुछ दिमाग में जो आ रहा हो? चलो नाम, इनाम तो 2016 में ले गए थे हम। इनाम जैसे कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये हमारे पास बहुत सारी मंडियों को हमने एक साथ जोड़ दिया। उत्तराखंड की भी 5 मंडियों को एक साथ जोड़ रखा हमने। 2016 में बाबा साहब का जन्मदिन था उस दिन, 14 अप्रैल 2016। ये तो मेरे सामने की बात है। मोदी ने जो सामने, जब तक मैं आया जिंदा ना, मोदी ने सारे काम मेरे सामने ही कर रहे हैं, सारी बदतमीजी, लेकिन मेरे से नहीं पूछा क्या करना। और सारे फैल हुए हैं, सिर्फ सब फैल है, एक भी कामयाब नहीं रहे इनमें तो। और एग्रीकल्चर में कुछ करा है और भारत सरकार के द्वारा? सोचो 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 सोचो। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014-15, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल
एग्रीकल्चर 2014-15 2014-15 टिक मार दे पेपर मांगा 100%। बहुत बड़ा मिशन चला रखा है हमने कि कृषि को सस्टेन कर रखना। हम जा सही बात यार, कृषि को सस्टेन कर रखना, सतत बना कर रखना। जितना प्रोडक्शन कर रहे थे सब कम नहीं होने देना, आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए। सोनू जी आपको तो लाभ मिला ही? हाँ मिला। गेहूँ दबा कर खाया आपने? मैंने कहा हाँ खाया, हरित क्रांति के मौज थी। नुकरा अगर नहीं मिलने का तो मैंने कहा मैं क्या करूँ फिर? नुकरा कुछ ऐसा जुगाड़ कर फिर तेरे बच्चे के बच्चों को भी मिले। मैंने कहा तेरा टाइम ही नहीं है, मेरी खुद की अच्छी तरह कट रही रही। नुकरा रखना पड़ेगा। सरकार कहती है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। याद और बताओ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015। और देखो फसल बीमा योजना। चल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। और नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन चलाया भाई। मोदी ने 7 सूत्री कार्यक्रम चलाया है। 7 सूत्री कार्यक्रम, मोदी ने 7 सूत्री कार्यक्रम चलाया। कैसे याद रखो? 6 आई था, इसे छोड़ दो। और बताओ ये क्या हुआ? डालो दिमाग पर जोर। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे चलाया हमने, कुछ करा उसके लिए? नहीं, ये भी छोड़ दो। तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट पाते हैं। उत्तराखंड के अंदर आ जाओ। जा टाइम भी कम है, चलो जाओ उत्तराखंड के अंदर आ जाओ। उत्तराखंड का डेटा आ चुका सब। उत्तराखंड के अंदर एग्रीकल्चर मिलेगा क्या क्या हुआ, ध्यान से सुनना है, A to Z बहुत सारा डेटा इसके अंदर भी। उत्तराखंड में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, व्यवसाय सब पढ़ेंगे। बहुत भर भर का सवाल आएंगे इस पर। अच्छा, ये हमारे पास ICAR नाम की संस्था जुलाई 1929 में बनी थी। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, बोल कर देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हेडक्वार्टर कहाँ से? मुख्यालय कहाँ से इसका? न्यू दिल्ली, लोधी रोड, मस न्यू दिल्ली। पर्वतीय कृषि मर्दा, जो हमारे यहाँ से ना, या ICAR इसने ही बता रखा भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जावे। मैंने कहा सारा काम छोड़, बकवास मत कर, आज उत्तराखंड पढ़ रहे, मूड नहीं 8 प्रकार की मिट्टी होगा। नु पता भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाए? नु कह पर्वतीय मिट्टी। मैंने कहा मिट्टी तो हम जब चेक करेंगे ना, मिट्टी की पहले अम्लीयता देखी जा। मिट्टी ना तो ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए, ना ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। जितना रक्त का pH मान होना इतना होना चाहिए उसका pH मान, pH वैल्यू। तो मैंने पूछा तो ICAR था, तुझे पता उत्तराखंड की मिट्टी का pH मान कितना? कह रहा हाँ, एक बार PSCS में पूछ रहा था तो मैंने, अच्छा मैंने कितना? कह रहा 5.5 से लेकर 6.5 के आसपास। ये PCS में सवाल पूछा हुआ। उत्तराखंड की पर्वतीय मिट्टी पाई जा, या वन मर्दा भी कहते हैं, वन मर्दा, मर्दा मिट्टी, सोइल। ICAR ने भारत की मिट्टियों को, उत्तराखंड की नहीं, भारत की मिट्टियों को कितने प्रकार में बांट रखा? बांट रखा। अच्छा, जलोढ़ मृदा, उत्तराखंड के मैदानी भागों में जलोढ़ मृदा पाई जा। मैदानी भाग उधम सिंह, देहरादून, हरिद्वार वाले इलाके में जलोढ़ मृदा पाई जा। जलोढ़ मृदा की विशेषताओं, भारत में भी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मृदा पाई जा? उसके बाद ध्यान से दूसरा पॉइंट, यह हमारे पास दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को हम सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानना, जलोढ़ मृदा को नहीं मानते, दोमट मृदा को मानना। ये कौन सी मिट्टी हो? ऊपर या ना भूरी मिट्टी हो हल्की, इसकी उपजाऊ क्षमता बड़ी खतरनाक हो। कोई भी फसल डाल लोगे तुम, तुरंत बड़ी तेजी के साथ फसल पैदा होगी इसके अंदर। हम जब पानी को भी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। रेतीली मिट्टी नहीं होती, दोमट मिट्टी हो, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माने जा। धान और गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जा दोमट मिट्टी हमारे पास है। नहीं पता ना, तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर ना, यहाँ उत्तराखंड के अंदर मैदानी भागों में पाई जा जलोढ़ मृदा बल्कि, ठीक। पर यह कौन सी मृदा पाई जा हमारे पास? पर्वतीय मृदा पाई जा। किसने बताया? ICAR ने, ठीक। भारत में मृदा की दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जा, दूसरे नंबर, उसका नाम लाल मृदा। उत्तराखंड की ढालों पर पाई जाए मिट्टी है,
ढालों पर, वहाँ हम जैसे नैनीताल होगा वहाँ तो चाय के बागान पाए जा, तो वहाँ उन पर हम चाय के बागान यूज़ कर ले। सही बात है, हल्का हल्का चाय के बागानों के लिए यूज़ कर ले। हल्की हल्की कछारी टाइप की मिट्टी हो, लाल और काली मिट्टी दोनों का मिक्सर पाया जाए। Fe2O3 के कारण इसका लाल लाल रंग पाया जाए। ठीक, उनकी उत्तराखंड की ढालों पर पाई जाए कभी कभी कहीं कहीं स्थानों पर। राज्य के तराई क्षेत्रों में दलदली मिट्टी पाई जा, क्योंकि देखो ऊपर तो सारी नदी आ जाएगी, दाबगा हो, गोला हो, ढीला हो, सही बात है। जितनी रामगंगा हो, पश्चिमी रामगंगा हो, सारी उधम सिंह में बसगी। सही बात है, शारदा नदी और काट लिया हमने इधर तो जो ढाल है ना पूरा उत्तराखंड का मैप देखोगे तो नीचे जो नीचे वाला इलाका हो पूरा का पूरा, वहाँ सारी की सारी दलदल हो जाए, पानी वहीं आकर रुक जाए इस एरिया में। तो जहाँ पानी रुक जाएगा वहाँ धान की फसल और गेहूँ की फसल, उसकी धान की और गन्ने की फसल बढ़िया मात्रा में पैदा होगी, क्योंकि दोनों की दोनों खरीफ की फसल है। पीछे बढ़ा गया है तुम, अब दोनों को बड़ी मात्रा में पानी चाहिए। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी मृदा भी पाई जाए, ज्वालामुखी मिट्टी भी है भीमताल के अंदर। नैनीताल के अंदर पड़े भीमताल, वहाँ न क्वार्टजाइट या ज्वालामुखी प्रकार की मृदा भी पाई जाए, मिट्टी पाई जा। पूछा जा सके पेपर में सवाल ये, यस और नो। जैविक कृषि एक्ट पारित करा 2020 में। उत्तराखंड पहला राज्य जिस अपने आप को खुद ही जैविक राज्य घोषित कर दिया सबसे पहली बार। ये सबसे पहली बार अपने आप को यूसीसी भी लागू करवा दे, अपने आप को सबसे पहली बार जैविक राज्य भी घोषित कर दे। सबसे पहला राज्य पहले नंबर पे सबसे पहली बार जैविक कृषि एक्ट 2019 में पारित हुआ था। ठीक, विधेयक आया था, फिर कानून बन गया था 2020 में हमारे पास ही। पीछे बैक जाते हैं, कुछ और भी करते हैं। फोकस नैनीताल के भीमताल क्षेत्र पता लग चुका है। चलो, उत्तराखंड की कृषि फसलें भी देख लेते हैं। राज्य की 69.77% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। सुन लो, उत्तराखंड में जितने भी लोग रहे, उत्तराखंड में 100 लोग रह रहे हैं ना, 70 लोग तब भी यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ भी बुरा हाल है उत्तराखंड में भी। भारत में तो बुरा हाल है ही, भारत में 50 लोग कृषि में काम कर रहे, उत्तराखंड में 70 लोग कृषि में काम कर रहे हैं। नई कृषि नीति पूछा कब आई? उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 में। 2011 पर टिक मारना, याद रखना, 12 पर टिक मारना, 2011 पर टिक मारना, वो वित्त वर्ष मानना जा पूरा 11-12, तो 11 पर टिक मारना। नई कृषि नीति, दूसरी नई कृषि नीति कब आई? 18 में। पहले कब आई? 11 में। दूसरी कब आई? 18 में। ठीक है, कृषि ये हमारे पास सिंचाई है, इरिगेशन जिसे बोलते हैं, इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई सुविधा के अनुसार हमने ना उत्तराखंड की जो कृषि है सिंचाई के अनुसार उसे हमने 3 भागों में बांट रखा है। उत्तराखंड की कृषि है या उसे तो कहते हैं, एक तो कहते हैं तलाऊ जो नीचे उधम सिंह नगर वाला इलाका जहाँ पानी भर जा, तलवे में नीचे तराई में। अच्छा, ये हमारे पास इसे भी 3 भागों में बांट रखा है। जहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए उसे सेरा, कम मात्रा में पंचर, फिर सीमाड़ा हमारे पास। याद रहे ये बात है। ये भी एक प्रकार से ये तलाव भूमि का ही पार्ट है। धान की खेती बहुत बढ़िया मात्रा में उधम सिंह वाले इलाके में पाई जा गया। भूमि को बांट रखा सिंचाई के आधार पर हमने। एक भूमि बोलो उपराऊ, नीचे तो तलाव होगी, उस तो ऊपर जहाँ पानी पहुंच नहीं पाता। सही बात, थोड़ा तुम टॉयल लगा दे, नीचे पानी चढ़ा रहे, ऊपर क्या है माथे में लेके जाओगे पानी को उठाकर। या उपराऊ भूमि है या वर्षा पर आधारित हो पूरी की पूरी। एक हो इजराइन भूमि, इजराइल नहीं है, इजराइन, जंगलों के बीच में जो भूमि हो ना उसे इजराइन भूमि हो हमारे पास। जंगलों के बीच में जो पाई जाने वाली भूमि हो, पथरीली भूमि हो, कटीली भूमि हो, इसके अंदर बेड़ के पेड़ पाए जा, ऐसे ही पौधे मिलेंगे, झाड़िया टाइप से मिलेगी वहाँ। उखड़ भूमि भी बोल रहे सर। उखड़ भूमि जब तुम्हें देखो, ऐसे तो नाम है हमारे पास इजराइन भूमि, लेकिन जब तुम इसके डॉक्यूमेंट देखो ना उत्तराखंड की सरकार के, वहाँ इसका नाम ये उखंड भूमि रखा है, तो समझ लेना इजराइन भूमि। समझ गए? इतना अच्छा डेटा मैंने तुम्हें उपलब्ध करवा दिया। चलो, पर्वतीय भागों में ना सुन लो, पर्वतीय भागों में ये कृषि भूमि पाई जा। जो घरों के निकट भूमि हो उसे बोल लो घरिया भूमि। ये हमारे पास ये बुगिया वन्य भूमि हो, जो घरों से थोड़ा दूर होगी उसे हमारे पास ये बुनिया या वन्य भूमि बोल लेंगे। ये बिल्कुल बीच में पाई जा हमारे पास, या गाँव के बीचों में मिलेगी, सब बिलचा भूमि बोल लेंगे, बिलिया भूमि बोल लेंगे। कभी पूछ ले इस तरह करके, लेकिन डरना नहीं, बहुत कम चांसेस के इसके आगे हमारे पास। इसमें तो पेपर में एक सवाल पक्का, ये लिख कर रख लो, टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार। उत्तराखंड में 3 प्रकार की खेती हो,
एक हमारे पास कंटूर फार्मिंग, जिसे समुच्चय खेती बोल रहे हमारे पास। ये कंटूर फार्मिंग देखेंगे आज कौन सी हो। कंटूर फार्मिंग, समुच्चय खेती या कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। एक सीढ़ीदार खेती हो हमारे पास, ट्रेस फार्मिंग जिसे बोलते हैं। एक शिफ्टिंग हो, स्थानांतरित खेती, झूम कृषि जिसे बोलते हैं। आदिम कृषि भी जिसे कहते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ये वाली कृषि देख रहे हैं, ये हमारे पास कंटूर फार्मिंग इंडिया के अंदर। यह कहाँ होगी? जहाँ नमी कम होगी। और जहाँ नमी कम होगी ना, तो एक पूरा का पूरा एक समतल सपाट सा मैदान बना दिया जा हो पहाड़ी वाले इलाके के अंदर। ये लगभग लंबी 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 क्यारे काट ली जा, वहाँ नमी कम हो, और बीच में ना एक जैसा क्यारी काट लेके इस तरह करके एक डोर लगा दी जाएगी सामने तक, तो पानी लंबे समय तक भरा रह सके, उसमें नमी फिर बना कर रख सकूँ मैं लंबे समय तक, जब उसमें पानी भर जाएगा तो। सही बात है, इसे कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। सही में बात है। यह खेती कम नमी वाली भूमि पर की जाती है, जहाँ कम नमी होगी। यह सीढ़ीदार खेती तो देखी तुमने, तो यह अधिक ढालू वाली भूमि पर की जाती है। उत्तराखंड में बहुत फेमस है सीढ़ीदार खेती है। यह भी सीढ़ीदार खेती देखो कितनी मस्त है। कौन सी खेती है? सीढ़ीदार खेती। नीचे झूमिंग कैसी खेती है, झूमिंग खेती थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं तुम्हें। चलो बीच में जंगल सारा जला दिया ना, कुछ दिनों बाद यहाँ खेती करेंगे, कुछ सालों बाद फिर यहाँ से निकल कर कहीं और चले जाएंगे, फिर वहाँ की यहाँ फिर जंगल यहाँ जाएगा, फिर कहीं और का जंगल काटते फिरेंगे, फिर वहाँ फिर जंगल साफ हो जाएगा, फिर वहाँ कहीं हो जाएगा। इसे स्थानांतरित करता है, शिफ्टिंग करता है, शिफ्टिंग फार्मिंग बोलते हैं इसे। स्थानांतरित करती। झूमिंग कृषि, इसके धुएं में फिर झूमना स्टार्ट कर दें, दिल झूम झूम दिल झूम झूम। झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि। आदिम कृषि भी कहते हैं। जंगलों को साफ किया जाता है, साफ किया जाता है, फिर कुछ दिन बाद इसको छोड़ दिया जाता है। पूर्वोत्तर वाले इलाके के अंदर ये जी ज़्यादा फेमस है, पूर्वोत्तर आसाम की तरफ ज़्यादा फेमस है। आदिम कृषि भी कहते हैं, जनजातीय लोग हैं ना जो ट्राइबल्स, वे करने का काम करते हैं इस तरह की खेती को। ये भी सवाल पूछा जाएगा उत्तराखंड का ही हो, राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना? जितना भी बो रखा है ना सारा का सारा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा क्षेत्र में हुआ सबसे ज़्यादा? उधम सिंह कृषि के मामले में पहले नंबर पर, याद रखना बात। या उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र का सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में। उधम सिंह नगर पूरे उत्तराखंड को खाना खिला रहा है। और हरिद्वार सबसे अधिक चारागाह चमोली के अंदर। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 12.5% भाग में कृषि होती है। अब सोच लो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना? 53,453 वर्ग किलोमीटर, 53,453 के आसपास ही, तो 483 के आसपास। तो उसमें देख लो उसके ना 12% के आसपास भाग पर कृषि करी जाओ। सोच लो, समझ बात है। यूँ सोच लो उत्तराखंड के अंदर 100 पट्टे ना, 12 पट्टों पर कृषि हो रही, बाकी और कुछ काम हो रहा, बिल्डिंग बनी हुई, कंपनी लगी हुई। कुमाऊं में ज़्यादा कृषि होगा गढ़वाल की अपेक्षा। कुमाऊं वालों का भला हो, क्योंकि उधम सिंह कुमाऊं आओ ना, नैनीताल भी कुमाऊं आओ, तो उधम सिंह नगर नैनीताल दोनों बढ़िया ये कृषि के मामले में। ठीक, तो कुमाऊं वालों ने पूरे उत्तराखंड को खाना खिला रखा है। हम भी आएंगे गढ़वाल वाले, ये हरिद्वार वाले, ये भी कम नहीं है। सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पूछा उत्तराखंड के अंदर कौन सी किसकी कृषि जा? गेहूं, चावल, गन्ना, मंडवा। मंडवा देखा तुमने? वो दिखा दो। रबी के मौसम की फसल कौन सी? मटर। मटर रबी के सुन लो, मटर, मसूर, चना, ये हमारे पास किस माह? यहाँ हम रबी के फसल में गिनेंगे, रबी के मौसम में गिनेंगे। देख लो, मटर, मसूर, चना, मटर, मसूर, चना, मटर, मसूर, चना, मटर, मसूर, चना। मसूर पर हम MSP दे रही सरकार, चने पे दे रही, मटर पर नहीं है। खरीफ, खरीफ की कौन कौन सी फसल है? इन मतलब जरूर पूछेगा सवाल, और किसी से पूछा ना पूछा। अरहर खरीफ की फसल, पहले बताया था मैंने। दाल, उड़द, अरहर, सोयाबीन खरीफ, उड़द, लोबिया, ये सब खरीफ की फसल है। झंगोरा बहुत फेमस है उत्तराखंड के अंदर, याद रखना बात। या सर्च करके देखना कैसा हो, पहाड़ी लोगों को ज़्यादा पता रहा है। पर्वतीय फसल एक प्रकार की है। ठीक, इसे छोड़ दो तुम, इस पर चल यार, और रह गए थोड़े पेज। राज्य में उत्पादित मंडवा या रागी, स्थानीय भाषा में उसे कोंदा कहते हैं। कोंदा, मंडवा को या रागी को लोकल लोग उसे कोंदा के नाम से जानते हैं। और ये कोंदा इतना फेमस है, जापान वाले लोग इसकी बहुत डिमांड करते हैं इस कोंदा की। यहाँ देखने से पढ़ ले, बाद में बकवास कर ले इसके साथ। क्या बोलते हैं मंडवा को? कोंदा। कहाँ डिमांड इसकी? किसकी फसल है? खरीफ की फसल। ये भी पूछा हुआ, ये खरीफ की फसल है, रबी की फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जा?
जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में काट लीजिए। सूरजमुखी का नाम सुना है, भंगजीरा का नाम सुना है, तिल का नाम सुना है, ये सब खरीफ की फसल है। पहले भी पढ़ाई थी मैंने, सनफ्लावर खरीफ की फसल है, भंगजीरा हुआ, तिल हुआ, ये सब खरीफ की फसल है। अब फसल है यहाँ की, देखिए चेक करके गूगल पर, ये देख लो उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब हरसिल के अंदर पाए जा, उत्तरकाशी में, दूसरे नंबर पर नैनीताल है, तीसरे नंबर पर देहरादून। दिल्ली के अंदर ना ये जो सेब है लेके जा रहे उत्तराखंड था, और दिल्ली वालों को पागल बना रखा है, इन्होंने कह रहे पता क्या कहते हैं, ये न्यूजीलैंड ब्रांड है इस नाम से बेची जा, और दिल्ली वाले लोग पागल। अच्छा, और दूसरे राज्य पता क्या है, यूपी में जाकर हिमाचल सेब, हिमाचल सेब, हिमाचल सेब है यहाँ से, है यहाँ के हरसिल के, उत्तरकाशी के। लीची के मामले में पहले नंबर पर देहरादून, भारत सरकार द्वारा लीची का निर्यात करा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा देहरादून को लीची जोन घोषित कर दिया, लीची जोन। यूरोप में बहुत भेजा जा, यूरोप में, यूरोप वाले को बहुत पसंद है। संतरा नींबू, संतरा और नींबू, संतरा नींबू ने संतरे की प्रजाति है एक प्रकार की, नैनीताल के अंदर पाई जा, देख लो, नैसे नींबू, नैसे नैनीताल, याद रहेगा। अल्मोड़ा देहरादून। मत्स्य नीति पूछा कब आई थी पहली बार, 2002 में पेपर में पूछा हुआ, मत्स्य नीति। देश का पहला राज्य जो जिन मत्स्य नीति लागू करी, हम पहले नंबर पे करते सबसे कम। छोटा सा राज्य, कोई कुछ कहता है नहीं, यहाँ से आंदोलन करता ही नहीं। यूपी में करके दिखाओ कोई। मुख्य सब्जी कौन सी, बहुत फेमस है यहाँ की, गरीबों का ना, गरीबों का पनीर बोल रहे सर। हाँ, कुछ नहीं होता किसी घर में, आलू बन सस्ते हो हर दिन। रवाई घाटी, उत्तरकाशी में बड़ा रवाई कांड भी होता है वहाँ से, लाल चावल पाए जाए यहाँ से रवाई घाटी के अंदर, ये भी पेपर में पूछा बजा सको। हरी, ये हरी है, हरी नगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर में पाए जा, बागेश्वर गरुड़। मसाले कौन कौन से, पहले नंबर पर उत्तराखंड में कौन कौन से राज्य के मसाले कौन कौन से, ठीक, एक तो अदरक होगा, हल्दी होगा, हल्दी इधर उसमें बड़ा हल्द्वानी में, लहसुन होगा, ये राज्य के मसाले की कैटेगरी में आते हैं। उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक हमारे पास, उत्तराखंड के अंदर भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए थे, ठीक, ये लिखा हुआ ना, पर्वतीय भूमि जोत सुधार, तो उन्हें एक करने के लिए हमने एक कानून पारित कर दिया 2015 में। सही बात है, क्या नाम है हमारे पास, उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015। चकबंदी तो चली थी ना, ये कानून पारित कर दिया था। और दो व्यक्तियों का नाम बहुत फेमस है, एक तो पौड़ी के रहने वाले थे, उनका नाम गणेश सिंह गरीब है हमारे पास, दूसरा उत्तरकाशी के राजेंद्र सिंह रावत हमारे पास, बहुत फेमस है, चकबंदी से संबंधित हैं। चकबंदी में हो क्या, चक बनाया जा पूरा का पूरा, इस तरह किसानों की उत्पादकता बढ़ जा, जो हमारे पास जो हमारे फार्मर हो ना, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जा एग्रीकल्चर के जोन में। ये भी देख लो, उत्तराखंड राज्य में पशुपालन एवं कृषि विकास योजना, उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन कब किया गया, 14 मार्च 2001 को। उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन, बीज डालोगे खेत के अंदर, सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हें, जो हम बीज कहेंगे ना वो डालना खेतों के अंदर, उसका सर्टिफिकेट अलग से तैयार होगा। उसके लिए हमने एक अभिकरण बना रखा है, एक प्रकार की संस्था बना रखी, या दे किसानों को मोहर मार्ग ले, क्या नाम है, उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन कब करा है, 14 मार्च 2001 पेपर में पूछा हुआ है। अब ऑर्गेनिक बीज डालना, मुझे केमिकल का यूज नहीं करना, वो 2006 में बनी संस्था, जून 2006 में, 2006। किसान रतन सम्मान योजना 2010 में, कई बार पेपर में पूछ लिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड कृषि नीति 2018 में, पहली कब आई थी, 2011। हमने बना रखा है ई नाम का, और जहाँ 5 मंडियों को जोड़ रखा है हमने एक साथ। किसान हरिद्वार की मंडी में अनाज बेच, काशीपुर की में, गदरपुर की में, किच्छा में, सितारगंज में, कहीं भी बेच सको, इस पर जाकर मैंने अपनी फसल का दाम बता देगा, तय कर देगा, वहीं उसके साथ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ये ई नाम हमारे पास, 14 अप्रैल 2016 को ई नाम, ई राष्ट्रीय बाजार परियोजना चला रखी है, 2016 में चले, पेपर में कई बार पूछ लिया। 5 अनाज मंडी भी है हमारे पास, हरिद्वार, काशीपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज हमारे पास। ये बड़ी बड़ी योजना सरकार इसमें भर भर का पैसा डाल ली। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, पीएम प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, शुरुआत 12 सितंबर 2000, मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरुआत हुई थी इसकी। अच्छा हाँ, लागू कभी हुई थी, 2019 में। 19 पे टिका लगाना तुम। 18 से लेकर 40 साल का अगर जो व्यक्ति होगा, उसे जब 60 साल का हो जाएगा, वो 40 साल तक के तुम्हारी उम्र, एक काम करो, जब तक भी तुम व्यक्ति हो, रुपये वेस्ट करो, हर महीने पैसे दो तुम मुझे। सरकार ने बताना कि हम घाटे में चल रहे,
बस पैसा कमाना सरकार को। अब पैसा कैसे कमाना कि तुम जब 60 साल के हो जाओगे ना, तुम 18 के, तुम अभी 25 के, 20 के, 30 के, जितने भी हो तुम हमें ना हर महीने वाइज पैसे दो। कितने रुपए? 55 से लेकर 200 रुपये के बीच में सरकार किस्त बांध लेगी तुम्हारी। तुम दोगे भी ना जब तुम 60 साल के हो जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है तुम बचोगे नहीं बचोगे। तो फिर सरकार तुम्हें 3-3 हज़ार रुपये महीना देगी। या प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना तुम्हारा मान रखेगी। प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, पुरानी परंपरागत, यार अपनी परंपरा को क्यों भूल ले तुम यार। मत डाल लो खेत के अंदर ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एनपीके, भाड़ में जाओ तुम्हारा एनपीके हो। सीधा गोबर लेकर उठाएगा गाय का। कल परसों देख रहा था गोबर का एक फ्रिज बना रखा है, एक लड़की पढ़ी लिख के उन्होंने लगा रखा है। महामूर्ख आदमी गोबर के फ्रिज में खड़ा रख रहे, मजाक नहीं कर रहा। गोबर का फ्रिज बता रहे, कह रहे भारत के लगे, ये भारत के दुर्लभ वैज्ञानिकों की खोज है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में आई है, शुरुआत हुई थी 2015 में। पारंपरिक कृषि एवं जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना। जो हमारी परंपरा थी ना, जो हमारे पूर्वज थे, अपनी परंपरा के अनुसार आराम से वे ने यार केमिकल नहीं डाल रहे थे खेत के अंदर। लौकी, तोरी, सब शक्कर वक्कर सब इस इनका यूज़ कर रहे थे। या इन तो फिर उन्हें खेती जो पैदा करते और उनका ना स्वास्थ्य भी बहुत खतरनाक था। सही बात है, हट्टे कट्टे हुआ करते थे। ठीक है, देख मुटरी हट्टे हुआ। लेकिन आजकल क्या है, आजकल के बच्चों को कितना ही खुआ ले, कितना खुआने के बाद ना ऐसे रहा, सूखा सा रहा है पूरा का पूरा, मजबूत ही नहीं होता। सरकार कहती है परंपरागत कृषि एवं जैविक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। जैविक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र के द्वारा चलाई जा रही जैविक खेती का प्रशिक्षण मिलेगा तुम्हें, खाद्य प्रबंधन एवं मृदा प्रशिक्षण एवं जैविक उत्पादों का विपणन के लिए। बस उन्हें पूछा गया योजना कब चलाएगी? 2015 में। ये इसका उद्देश्य है। 20 देखा कितना मेहनत करनी पड़ी मुझे। सही बात है। और तुम्हें बैठे बैठे समझने में दिक्कत हो रही। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना कब? 2021 से लेकर 2024-25 तक चलेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो हमारे पास ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लगा हुआ ना किसान, उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ना अगर उसको घाटा भी हो रहा तो उसको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना स्टार्ट कर रखी है हमने 2020-21 में स्टार्ट करी थी, कोरोना के टाइम पे ही। ठीक, इसी योजना के तहत हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए योजना भी इंपॉर्टेंट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में तो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एक स्टेप आगे चल रहा। पशुओं के लिए हमने क्या करा? अपने बारे में पढ़ो जल्दी। अपने बारे में तो पढ़ने तुम जाओ। राज्य में पशुधन के विकास के लिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड बनाया हमने देहरादून में 2001 में। ये पूछा हुआ पेपर में। अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर, देहरादून में पढ़ो। श्यामपुर, घड़ी श्यामपुर यहाँ बना रखा है हमने। तुम देखे गाय भैंस के लिए है, हम क्या करते हैं उसके लिए जो वीर्य हो ना, बच्चे पैदा करने हो गाय भैंस के, तो उसे बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जा। यहाँ लिखा हुआ ना अति हिमकृत, बहुत, तो यहाँ रखा जा। उस बीज को उठा कर यहाँ रखा जा, फिर वहाँ से लेकर हुआ नाइट्रोजन में संभाल कर रखा जा, ठंडे ठंडे तापमान पर रखा जा उसे। जब तो तुम्हारे घर आओ, जो जिसके यहाँ गाय भैंस होगी वो बताएगा, जो उसे प्रेग्नेंट करना हो। सही बात हो, जो सीड्स जो बीज हो उसे इतने कम तापमान पर रखा जाए। यहाँ से श्यामपुर में। उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हुई थी। ये भी पेपर में सवाल पूछा गया। राज्य में आंचल ब्रांड नाम से दुग्ध उत्पादों को आपूर्ति बेचा जाता। आंचल ब्रांड बहुत फेमस है, दीवारों पर तुम्हें इसके ऐड भी मिल जाएंगे। सही बात है, दूध के प्रोडक्ट सारे इससे बेचे जा रहे हैं इसी नाम से। राज्य में गंगा डेयरी योजना की शुरुआत 2017 में करी हमने। गंगा गाय डेयरी योजना की शुरुआत दिसंबर 2017 के अंदर। 2018 में हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, भैंस के साथ अन्याय कर दिया। पढ़ो, गाय को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। तो किसके साथ अन्याय कर दिया? अच्छा एक बात बताओ, गाय क्या है हमारी? तो गाय का पति क्या हो? बैल। गाय का पति बैल हो नहीं होता, तय है हो।
तो राष्ट्रपिता हो गए। कोई लॉजिक कैसे बात वो क्या है यार। चलो कोई बात है, लेकिन इनसे कल्चर से जोड़ कर देखते हैं। तुम इसका कभी विरोध नहीं करने की, तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। तुम कहते हैं हमारा कल्चर है, बहुत अच्छी बात है, जैव विविधता का संरक्षण भी है। सिंचाई इरिगेशन की बात कर लेते हैं। कुल बोए गए क्षेत्रफल के 48.88। बाद में बात कर ली, यहाँ देख ल थोड़ी देर पहले एक डांट पड़ी थी इस तरह ही। ठीक है, एक तो तू कदी का था क्लास में, वो फिर भी तेरे यहाँ पढ़ा क्लास में देखा जा रहा 56 साल बाद पढ़ेगी कैसे। कुल बोए गए क्षेत्रफल कितना 48.88% के आसपास। नहरों तो और नलकूप से हमारे यहाँ सिंचाई हो रही, इरिगेशन हो रहा है नलकूप से ज़्यादा हमारे यहाँ। नहरों से नहीं हो रहा, नलकूप से हो रहा है। लेकिन कुछ नहरें इतनी फेमस है, उन तो पक्का भर भर का सवाल पूछेगा। सरकार इतनी सीरियस होगी नहरों को लेकर, उसके ऊपर बांध बनाने को तैयार है। जमुना रानी बांध बना दिया हमने गोला नदी पर। सरकार ने 1300 कुछ करोड़ रुपये 600 कुछ करोड़ रुपये डाले इस बार उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड की सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का, 1 लाख करोड़ रुपये का। उसमें से 600 कुछ करोड़ रुपये वो बांध बनाने पर लगा रही। 1000 करोड़ तो लगा ही लगागी। दिखाऊंगा कहाँ कहाँ लगा रही पैसे। इन तो देखो सिंचाई हो हमारे पास ही। ऊपरी गंग नहरिया हरिद्वार से निकला है, सही बात है। 1842-54 के आसपास बनाई थी, जो हमारे घर गाँव के बाहर को जा रही है। ऊपरी गंग नहर है अंग्रेजों के द्वारा। इस टाइम में देश के अंदर ना लॉर्ड डलहौजी का समय था, लॉर्ड डलहौजी का, जो हड़प नीति भी लेकर आया था। सही बात है। हरिद्वार से कानपुर तक जाया। हरिद्वार के दक्षिणी क्षेत्रों में इसकी सिंचाई हुई, यूपी में भी इसकी सिंचाई इस तरह सिंचाई हो। हरिद्वार के क्षेत्र में भी सिंचाई करेंगे इसका पानी, और कानपुर तक जागी इसका लोग आगे जाके खत्म हो जाए। सिंचाई में यूज़ करो कि तुम पानी डाल तो। पूर्वी गंग नहर या भीमगोड़ा परियोजना यहाँ हरिद्वार में ही है। भीमगोड़ा परियोजना बिजनौर, मुरादाबाद और ये पूरा का पूरा जो यूपी है ना, लगभग इस पूरे एरिया की सिंचाई हो सकता। ये भीमगोड़ा परियोजना के बाद पूर्वी गंग नहर निकल रही यहाँ से। अच्छा, शारदा नहर हमारे पास या शारदा नहर कहाँ, चंपावत के अंदर से बनबसा जहाँ पड़ा, वहाँ से हमने काट कर अलग से काली नदी में से काट ली से और वहाँ से उधम सिंह नगर में पहुँचा दी। और उधम सिंह नगर वाले इलाके की पूरी की सिंचाई हो रही उसका। ये नाम गंगा नहर हमारे पास है। पौड़ी के अंदर कालगढ़ पड़ा यहाँ से। तो जब कालगढ़ पड़ा ना यहाँ से, तो यहाँ कालगढ़, यहाँ इस रामगंगा नहर पर ही हमने बना रखा है। हम रामगंगा नहर पर ही हमने रामगढ़ बांध बना रखा है। उसे हम कालगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं। सही बात ये पेपर में सवाल पूछ रखा है, कालगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं। उस तभी हम सिंचाई करते हैं आसपास के लोकल लोगों को, क्योंकि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं। सही बात है, बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बात करना जमरानी बांध परियोजना सरकार इसे डेवलप कर रही है। अब उधम सिंह नगर नैनीताल की इस तरह सिंचाई होगी इसकी। और ये गोला नदी में बननी है परियोजना। 600 कुछ करोड़ रुपए सरकार ने इस योजना में डाले इस बार। और यह पूछेगा कौन सी नदी पर, लिख कर रख लो पक्का ने, गोला नदी पर तय है इस बार। क्योंकि सरकार पैसे डाल लेगी, जहाँ पैसे डाल लेगी अधिकारियों की पूरी नजर हो वहाँ से कि सरकार पैसे कहाँ डाले। क्योंकि अधिकारी सोचे मेरी जेब में क्यों नहीं आने के यहाँ से। सही बात है, तो सोचा यहाँ बढ़ना है, चलो ये क्वेश्चन करना देने। जमुना रानी बांध की परियोजना उधम सिंह नगर और नैनीताल, ई होगा एफ पर चले। नानक सागर बांध हमारे पास उधम सिंह नगर में हो, नंदौर नदी पर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जो हमारे पास सिंचाई हो रही है इस तरह। टिहरी बांध के बारे में कौन नहीं जानता, वो ही नहीं जानता जो पहली बार पढ़ रहा है, उत्तराखंड में रह रहा है। सही बात है, जो पहली बार पढ़ रहा है। शिलान्यास कब हुआ था 72 में, 6-7 तक तो पहले प्रोजेक्ट पूरा होगा था उसका। आज 2400 मेगावाट का है, एशिया में सबसे ऊंचा बांध हो, 260.5 बीच में 260.5 मीटर की चाहिए। भागीरथी और भिलंगना उन दोनों के संगम पर बसा हुआ है। उत्तराखंड का बजट पता क्या कह रहा है? उत्तराखंड का बजट नमो बजट, नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर। नवाचार, आत्मनिर्भर, ओजस्वी मानव संसाधन, मान विरासत, इन सबको भी बचाएंगे हम जब जाकर हमारा बजट बनाएगा। बजट कितने का उत्तराखंड का? 1,01,175.33 करोड़। पहली बार उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ तो पार चला गया। भारत का कितना? 50 लाख करोड़ पहली बार। प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने मुझे। सही बात है, उन्होंने बजट पेश करा था, 44 पन्नों का पूरा डॉक्यूमेंट जारी करा था उन्होंने। 44 पन्नों के आसपास डॉक्यूमेंट जारी करा था, भाषण दिया था उन्होंने। वो पूरा भाषण भी मैंने पढ़ा है। कहा क्या कहा इन्होंने? इतना तो हम पूंजीगत व्यय करेंगे। यो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसे बोलते हैं, यो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यो अगर ज़्यादा होगा, यो पूंजीगत व्यय, यो अच्छा मानना जा, यही नहीं हो रहा हमारे यहाँ से। यो हमारे पास यो ज़्यादा हो रहा है, 59,954 करोड़। जब तक यो ज़्यादा नहीं होने का तब तक सरकार ने समझ लो घाटे में ही सरकार अच्छा काम नहीं कर रही।
ऐसा सरकार को हर साल बढ़ाना चाहिए पूंजीगत व्यय को जितना। तो सरकार दो तरीके से पैसे बांटती है, एक तो हमारे पास जितना जितना भी सरकार कर्मचारियों को वेतन भत्ता दे रही है वो राजस्व में आ जाएगा, डेली टू डेली के खर्चे जो होंगे। इससे सरकार की ना एसेट्स बढ़ती है, सरकार की इनकम को जनरेट करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है, ये खर्च होना चाहिए ज़्यादा। लेकिन ये हो रहा है दिक्कत यहाँ ना, बस जब भी बजट देखते हैं हमारे जैसे अर्थशास्त्री कोई भी हो बजट देखता हो तो इसी चीज़ पर ध्यान रखो, पूंजीगत व्यय कितना बढ़ाया ना, पिछले साल कितना था, इस बार कितना बढ़ाया। अभी बजट पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा तुम्हें। राजस्व ये तो डेली टू डेली का खर्चा हो, ये तो इस तरह करके रोड एक बार बनवा दिए तो पूंजीगत व्यय महंगा हो, और उससे टोल टैक्स पर हम हर साल पैसा कमाते चले जाएंगे, इसलिए पूंजीगत व्यय होना चाहिए। अगर रोड के अंदर लगातार खड्डे बढ़ते जा रहे राजस्व व्यय महंगा हो। आसान भाषा में समझने के लिए थीम क्या थी, नमो बजट थीम थी इस बार के बजट किया। सरकार उत्तराखंड की सरकार पागल नहीं है। 2019 में हमने एक जल जीवन मिशन चलाया था, इसके तहत गांव हर 2024 तक सबके घर पर नल टंकी पहुँचवा देंगे, और टंकी भी ऐसी है इसमें कीड़े आ रहे हैं हमारे यहाँ से, सही बात है। और दूसरा क्या है, वो चालू तो आज तक हुई नहीं है, 24 का 25 साल है हमारे पास। और दूसरा 1843 करोड़ रुपये इन्होंने फिर डाल दिए इसमें, 1843 करोड़ रुपये डाल दिए सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने इसमें। चेक भी कर लेते एक बार, सही है गलत एक बार ये। हाँ देखो, जमुना रानी में डैम होगा नहीं, जमुना रानी बांध डैम जिसे कहते हैं, 625 करोड़ रुपये डाली सरकार। अभी जमुना रानी राम गंगा की सहायक नदी गोला नदी में बनने वाला ये प्रोजेक्ट हमारे पास। कौन सी नदी बनेगा, राम गंगा की सहायक नदी गोला नदी। लखवाड़ परियोजना पर सरकार 285 करोड़ रुपए खर्च कर रही। यमुना के अंदर देहरादून पाया, देहरादून के अंदर आया, यमुना नदी पर बन गया लखवाड़ परियोजना। सोंग नदी में प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये भी पास हो चुका है, पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसे मंजूरी दे दी। 75 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। जब सोंग नदी पूछा जाएगा इसका उद्गम कहाँ हो, मंजूरी निंजित हो रेडी टॉप धनोल्टी तरह के नरेंद्र नगर तक जाए नदी, सोंग नदी हमारे पास। या अगर इसकी सहायक नदी पूछो, कालीघाट, बिंदल नदी, बिंदी लगा दूल्हा बिंदल नदी। उसके बाद रिसपना, कौन सी सपना, ये किसकी नदी, सोंग नदी। भारत की सरकार क्या कर रही है इस बार बजट में, ये भारत की सरकार ने बजट में क्या करा है कृषि को लेकर। देखो भारत की सरकार ने क्या करा है, भारत की सरकार का डेटा इसे भी देख लो। मैंने पूछा तुमने क्या करा है, कह रहा है मैं हूँ कृषि मंत्रालय, मैंने सरकार से लड़ भिड़ कर ना 1.37 लाख करोड़ रुपए ले लिए। मैं हूँ भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, 1.37 लाख करोड़ रुपए ले लिए। कृषि मंत्रालय ने लड़ भिड़ कर इतने 1.37 लाख करोड़ रुपए, 1.5% भी नहीं है, अपने जीडीपी का 1.5% भी खर्च नहीं कर रहे हैं कृषि पर। सरकार पता क्या कह रही बजट में, ताई ने पता क्या कहा, नुगारी में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि स्कीम चलाऊंगी। मैंने कहा करना क्या चाह रही है, नुगारी जो लो प्रोडक्टिव वाले 100 डिस्ट्रिक्ट जिनकी लो प्रोडक्टिविटी वे नहीं, जिनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ चुकी है, 100 जिलों को चुनाव करूंगी और उसके उत्पादों को निकाल लूंगी और बाहर लेके जाऊंगी। मैंने कहा यार तू परेशान मत कर, रोज की रोज बार तू क्रिया के बोल रहा। नुगारी भाई देखो सर, वोट तो लेनी, बिहार का चुनाव आ रहा है, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ देने का काम बात कर रही प्रधानमंत्री किसान। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट। 100 से कम जिलों को उठागी, 100 जिलों को उठागी, कम उत्पादकता वाले होंगे जिनका विकास नहीं हो पाया, और उन्हें डेवलप करने का काम करेगी प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के तहत। कौन करेगी, ताई नहीं करेगी, कृषि मंत्री जी। ताई ने तो कहा भाषण में बात, तू पढ़ ले। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन प्लस, ये सुनो पल्स देखो, पल्स हमारे पास, पल्स सेल्फ रिलायंस हमारे पास मिशन चला रहे हैं हमारे। ये क्या है हमारे पास, दालों में आत्मनिर्भरता चाहिए हमें। 6 साल के अंदर तूड़ उड़द मसूर उत्पादन बढ़ाने का, और ये खरीदेंगे, दो संस्थाएं खरीदने का काम करेगी। एक और चीज और कही इन्होंने, उच्च उपज मिशन चलाएंगे हम, हाई यील्ड सीड मिशन चलाएंगे हम, 100+ उन्नत बीज की किस्में लेके आएंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, कपास कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन भी चलाएंगे हम। अच्छा, 5 सालों में कपास का उत्पादन को बढ़ा देंगे हम। मखाना मोड़ कहाँ ने बनाया, बजट में पढ़ाया था मैंने तुम्हें, बिहार को बनाना पड़ा ना, मजबूरी नहीं की भाई।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई इन्होंने। पहले 3 लाख रुपए दे रहे थे, किसान नु कह रहे जाओ बैंक में जाओ, मेरे नाम लिए, मैं सरकार हूँ, 5 लाख मिलेंगे उनको तुम्हें। इसमें बहुत गालिबेल हो चुका। यूरिया यंत्र, यूरिया संयंत्र नमरूप असम के अंदर लगाया, 12.5 वार्षिक टन क्षमता होगी इसकी, ये यूरिया बनाया जाएगा यहाँ से। प्राकृतिक खेती मिशन चलाया जा रहा है, छोड़ दो। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम गोकुल मिशन, इसमें 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया सरकार ने, ये भी नहीं पूछे जाने का। दूसरा जीन बैंक होगा, 10 लाख जुर्म प्लस फल सब्जी के लिए कार्यक्रम, मत्स्य पालन ढांचा, बस। देखा कितनी बड़ी लिस्ट थी। समझ में आया? एग्रीकल्चर वाला सेक्शन पूरा खत्म करवा दिया मैंने। इसका ना कम से कम 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा और सारे PYQ लगाने पड़ेंगे। 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा और सारे PYQ लगाने पड़ेंगे। इस PDF को 3 बार पढ़ना पड़ेगा और इसे तुम सब वो करवा लोगे प्रिंट। हाँ, सारी को प्रिंट करवा लियो सर। यस और नो? आज के एपिसोड में इतना ही आज के लिए। तो फिर आज की क्लास के लिए तालियां बजा दो, चलो।